नमस्कार साथियों, सूर्यनगरी यूनिक लॉ क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर मैं डॉक्टर उर्मिला राठी आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। आज से एक नई सीरीज और ये सीरीज है यूपी जुडिशरी के लिए और साथ ही साथ छत्तीसगढ़ के लिए। जो सब्जेक्ट कॉमन है वो कॉमन चलेंगे, जो डिफरेंट है वो डिफरेंट चलेंगे। चलिए एक रैपिड रिवीजन कोर्स करते हैं यूपी और छत्तीसगढ़ जुडिशरी के लिए। ठीक है, इन दोनों के जुडिशियल सर्विसेज के लिए आज से हम एक रिवीजन क्लास कराएंगे। आप लोग पढ़ रहे हैं, अपनी जगह पे पढ़ चुके हैं, रिवीजन भी चल रहा है, तो रोज का एक सब्जेक्ट में आपके रैपिड रिवीजन करवाऊंगी। आप बस अपने साथ अपना बैरक लेकर बैठिएगा, तो लगभग 1 से 1.5 घंटे में आपका वो सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाएगा। राइट, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग आईपीसी से आईपीसी 1860 जो है यहाँ से स्टार्ट करेंगे। प्री के जितने भी क्वेश्चंस आपके बनते हैं वो यहाँ पे हम लोग कंप्लीट करेंगे। ठीक है, पहला ही प्री का क्वेश्चन आता है। टोटल चैप्टर्स कितने हैं इसके अंदर? 23। टोटल सेक्शंस कितने? 511। आजकल ये पूछ लेते हैं, हमें कई बार लगता है बकवास है, बकवास नहीं, आजकल ये पूछ लेते हैं। ठीक है, इनका कमेंसमेंट कब हुआ था? 1 जनवरी 1862 को, ये भी पूछ लेते हैं। आईपीसी किसने ड्राफ्ट की थी? लॉर्ड मैकाले ने, ये भी पूछ लेते हैं। ठीक है, और आईपीसी का बैरक ओपन कर लीजिए फटाफट सभी जने। फिर आईपीसी का क्वेश्चन आता है ये कैसा लॉ है, तो लिखेंगे आईपीसी एक सब्सटेंटिव लॉ है। कैसा लॉ है? सब्सटेंटिव लॉ है, तो ये एक सब्सटेंटिव लॉ है। और इसमें सिग्नेचर कब हुए थे? 6 अक्टूबर 1860 को हुए थे। तो ये मोटे मोटे 5 सवाल आपके सामने हैं कि आईपीसी कैसा लॉ है, किसने लिखी थी, कब आया था, तो ये छोटी मोटी चीजें आपको ध्यान रखना है। यूपी जुडिशरी की बात करते हैं तो आईपीसी के अंदर पूछ लेते हैं कि ऑफेंस के क्या एसेंशियल एलिमेंट्स हैं। इंटेंशन होना चाहिए आपका, है ना, अटेम्प्ट होना चाहिए आपका, फिर क्या होता है आपके पास एक्ट होना चाहिए, ह्यूमन होना चाहिए। ये यूपी जुडिशरी में पूछ लेते हैं, ना कि दूसरी किसी जुडिशरी में पूछते हैं। तो चलिए अपने अपने बैरक ओपन कर लीजिए। तो फटाफट हम स्टार्ट करते हैं आपके आईपीसी का एकदम रिवीजन। देखिए मेरे पास ऐसे स्लाइडें तो है नहीं, मैं इसमें डाल दूं, तो आप बैरक ओपन कर लीजिए। मैं जैसे जैसे बोलती जाऊंगी आप अपने बैरक पे जो है क्या करेंगे, उसको टिक करते जाएंगे और मैं आज आपको पूरा आईपीसी आपका रिकॉल करवा देती हूँ। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आईपीसी के रिकॉलिंग की। तो मैं यहाँ पे बैकग्राउंड चेंज कर देती हूँ बिकॉज ऑफ, ताकि आपकी आंखों में वाइट रोशनी ज़्यादा ना आए, तो हम इसको कर देते हैं ताकि आपके लिए थोड़ा सा इजी रहे, आपकी आईज भी प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि अभी आपके एग्जाम आने वाले हैं, तो थोड़ा सा आपको भी केयरफुल रहना है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 1 से। चैप्टर नंबर 1 जो है सेक्शन 1, 2 का 5। यहाँ पे आपको जो है सेक्शन 1 से 5 के अंदर पहला सेक्शन 1 का तो मैं शॉर्ट टाइटल हूँ, मैंने बता दिया था, इसका नाम आईपीसी है। ये होल ऑफ इंडिया में अप्लाई होती है। कब से होती? 31 अक्टूबर 31 अक्टूबर 2019 से अप्लाई होती हैं। देन आता है आपके सेक्शन नंबर 2। सेक्शन नंबर 2 कहता है पनिशमेंट ऑफ ऑफेंस कमिटेड विद इन इंडिया। ये सिर्फ विद इन इंडिया की बात करता है, इसमें अंडरलाइन कीजिए। यहाँ पे पहला वर्ड आता है एवरी पर्सन, बिकॉज ऑफ एवरी पर्सन, क्योंकि सेक्शन जो हमारे पास 3 है वो एनी पर्सन की बात करता है, इसलिए हमें ध्यान रखना पड़ेगा। सेक्शन 2 कहता है एवरी पर्सन, ठीक है, और सेक्शन 3 कहता है एनी पर्सन। यहाँ से भी हमारा क्वेश्चन आता है। तो सेक्शन 2 कहता है कि एवरी पर्सन जिन्होंने विद इन इंडिया में एक्ट और ओमिशन किया है, हमारा आईपीसी का ट्राइबल होगा। और सेक्शन 3 कहता है बियॉन्ड इंडिया, किसकी बात करता है? बियॉन्ड इंडिया। और किसने किया? एनी पर्सन। अभी बियॉन्ड इंडिया और आउट ऑफ इंडिया में क्या फर्क है? क्योंकि सेक्शन 4 कहता है एक्स्ट्रा टेरिटोरियल की बात करता है, वो तो कहता है इंडिया के बाहर। तो फिर सेक्शन 3 और सेक्शन 4 में अंतर क्या हुआ? तो सेक्शन 3 है बेटा, वो कहता है हमारे पास कि बियॉन्ड इंडिया यानी इंडिया से बाहर पर ऐसे प्लेस पर जो अभी तक किसी और के पास नहीं है, यानी ऑन द वे वाली बात हो रही, जो किसी और कंट्री में नहीं आ रहा है, जो सिर्फ आप ही के आपके इंडिया से बाहर और किसी और कंट्री से पहले की जो जगह, उसको बोलते हैं बियॉन्ड इंडिया। एनी पर्सन जो इंडियन लॉ के द्वारा गवर्न होता है उसकी बात करता है। और सेक्शन 4 कहता है एक्स्ट्रा टेरिटोरियल, मतलब इंडिया से बाहर इंडिया का सिटीजन। नंबर 2 इंडिया में रजिस्टर्ड कोई भी थिंग। और नंबर 3 कहता है कि कंप्यूटर सोर्सेज, बाहर बैठ के इंडिया के कंप्यूटर सोर्सेज को टारगेट करके ऑफेंस कमिट करते हो तो देन आप यहाँ पे ट्राइबल किए जाएंगे। और सेक्शन 5 जो है प्री का क्वेश्चन देता है। और सेक्शन 5 कहता है कि कहाँ पे आप आईपीसी अप्लाई नहीं होती, तो सेक्शन 5 कहता है कि लोकल लॉ पे अप्लाई नहीं होती, स्पेशल लॉ पे नहीं होती हैं, आर्मी नेवी पे नहीं होती है। एक चीज और लिख दीजिए,
आर्टिकल 361 ये प्रेसिडेंट पे भी अप्लाई नहीं होती, गवर्नर पे भी अप्लाई नहीं होती, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 361 आपको बेनिफिट देता है और आईपीसी में उसको कवर नहीं किया जाता है। तो सेक्शन 1 से जो 5 है आपके पास, सेक्शन नंबर 4 जो है 3 बातें कहता है जहाँ पे सिटीजन की बात करता है, और सेक्शन नंबर 5 कहता है सेविंग्स की बात करता है। तो 1 से 5 आपको पूरा पढ़ना है, यहाँ पे कोई भी स्किप करने की जैसा नहीं है, सारे सेक्शन के क्वेश्चन आते हैं। अब एक क्वेश्चन आ जाता है, छत्तीसगढ़ में भी आ सकता है, यूपी में भी आ सकता है, ध्यान से सुनिएगा। सेक्शन 4 कहता है इंडिया का सिटीजन होना जरूरी है। मान लीजिए एक बंदा था और यहाँ पे शादीशुदा था इंडिया में, और आउट ऑफ इंडिया चला जाता है, वहां पे जाके वहां की सिटीजनशिप ले लेता है, और सिटीजनशिप लेने के बाद वहां पे जो है दूसरी शादी कर लेता है, तो क्या उसे इंडिया के अंदर बाइगेमी के लिए कंसिडर किया जाएगा? फिर से सुनिए, एक बंदा था जिसकी इंडिया में शादी हो रखी थी, वो आउट ऑफ इंडिया जाता है, क्या कहा, वो आउट ऑफ इंडिया जाता है और वहां जाके वहां की सिटीजनशिप ले लेता है, और वहां की सिटीजनशिप ले के बाद वहां पे मैरिज कर लेता है, तो क्या वो इंडिया में बाइगेमी के लिए ट्राइबल होगा? यस या नो? नो। वाई नो? आइए, सेक्शन 4 ने कहा कि आउट ऑफ इंडिया में, एक्स्ट्रा टेरिटोरियल में जो इंडिया की सिटीजनशिप होगी, यानी जो इंडियन होगा उसी के लिए कंसीडर होगा। तो सेक्शन 4 के अकॉर्डिंग 494 जो है वो सिर्फ उसी को होगा जो इंडियन का सिटीजनशिप है, और जैसे ही हम आउट ऑफ इंडिया जाते हैं और वहां की सिटीजनशिप ले लेते हैं, तो कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल नंबर 9 कहता है कि जैसे ही आप दूसरे देश की सिटीजनशिप ले लेते हैं वैसे ही आप इंडिया के सिटीजन नहीं रहेंगे, और जब आप इंडिया के सिटीजन नहीं रहेंगे तो इंडियन का आईपीसी भी अप्लाई नहीं होगा, इसलिए बाइगेमी के लिए कंसिडर नहीं होंगे। वही एक दूसरा केस आता है शर्ला मुद्गल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, वही एक दूसरा केस आता है शर्ला मुद्गल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इस केस में कहा था कि आप यदि रिलीजन चेंज करके सेकेंड मैरिज करते हैं, आप एक ऐसे रिलीजन में कन्वर्ट होते हैं जहां पे मोर देन 1 मैरिजेस वैलिड है, तो उस केस में क्या, जैसे आप हिंदू हैं और आप हिंदू थे, पहले से शादीशुदा थे, और देन आपने अपने आप को कन्वर्ट कर दिया मुस्लिम में और फिर आप दूसरी मैरिज करते हो, तो क्या बाइगेमी के लिए कंसीडर होंगे? यस। सरला मुद्गल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में कहा कि ओनली और ओनली आप बाइगेमी की पर्पस के लिए आप जब भी रिलीजन कन्वर्ट करते हो तो भी बाइगेमी के लिए कंसीडर होंगे। तो नाउ क्लियर, सबके दिमाग में ये चलता है, यहाँ पे रिलीजन चेंज करने के बाद बाइगेमी की बात हुई, और यहाँ पे सिटीजनशिप चेंज करने के बाद बाइगेमी की बात हुई। तो जैसे आप इंडिया का सिटीजनशिप चेंज कर लेते हो अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 9 कॉन्स्टिट्यूशन, तो उसी समय आप इंडिया के सिटीजन्स नहीं रहते हो, इसलिए आप पे आईपीसी भी अप्लाई नहीं होती। हाँ, दूसरी बात, आप इंडिया के सिटीजन नहीं हो पर इंडिया में रजिस्टर्ड शिप्स या रेल या बस या किसी भी ट्रांसपोर्टेशन पे कोई भी ऑफेंस करते हो तो आप इंडिया में लाइबल होंगे, और इंडिया के बाहर बैठ के इंडिया के कंप्यूटर सोर्सेज को आप टारगेट करते हो तो इंडिया में लाइबल होंगे। तो ये था आपका चैप्टर नंबर 1 जिसको आपको पूरा पढ़ना है। चलती है चैप्टर नंबर 2 की तरफ। आइए चैप्टर नंबर 2। चैप्टर नंबर 2 कहता है जनरल एक्सप्लेनेशन। सेक्शन नंबर 62 का 52A। यहाँ से आपके बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं बनते हैं। वैसे सेक्शन 6 और सेक्शन 7 से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बनते हैं, सेक्शन 8 से स्टार्ट करते हैं, तो बस अपना बैलेट ओपन रखिएगा क्योंकि बोर्ड पे इतना सारा नहीं लिखा पाऊंगी। सेक्शन 6 का दृष्टांत नंबर B, सेक्शन 6 का इलस्ट्रेशन बी जो है वो वैसे तो देखा जाए तो मिस्टेक ऑफ फैक्ट का आपको बचाव देता है, लेकिन कई बार एग्जाम पूछ लेता है कि ये इलस्ट्रेशन कौन से सेक्शन से रिलेटेड है। अब ये इलस्ट्रेशन आपने पढ़ा, एक पुलिस ऑफिसर वारंट के बिना अरेस्ट करने का है, आपको लगता है अरे ये तो पुलिस ऑफिसर है तो वारंट बिना अरेस्ट कर सकता है, इसको तो सेक्शन 76 आईपीसी का बेनिफिट मिल जाएगा। लेकिन गड़बड़ क्या हो गई बेटा, सवाल पूछा ये कौन से इलस्ट्रेशन से है, ये सेक्शन 6 का है और हम क्या लिख के आ जाते हैं 76 लिख के आ जाते हैं। सेक्शन 7 से कोई क्वेश्चन नहीं बनता। सेक्शन 8 में यस, जब तक कि डिनोट ना करे ही में सी इंक्लूड है, प्री का सवाल है, ही में सी इंक्लूड है। और नाउ ट्रांसजेंडर को भी इसमें इंक्लूड कर दिया गया है। कौन से केस से ट्रांसजेंडर को भी सेक्शन 8 में इंक्लूड, क्या लिखिए, नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी, नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी, नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2013। अब इस केस से ट्रांसजेंडर को भी सेक्शन 8 में ही में सी और ट्रांसजेंडर दोनों इंक्लूड हैं।
फिर आता है आपके पास सेक्शन नंबर 9, नंबर से कोई क्वेश्चन है। सेक्शन 10 क्वेश्चन आता है मेल और फीमेल, बात करता है मेन और वीमेन की, तो मेन किसी भी उम्र का मेन और वीमेन किसी भी उम्र की वीमेन। सेक्शन 11 कितना पर्सन के अंदर 2 बातें में अंडरलाइन करना, कोई भी कंपनी, कोई भी संगठन, कोई भी कॉर्पोरेटिव बॉडी। सेक्शन 12 में 2 बातें अंडरलाइन करनी, पब्लिक के अंदर कोई भी क्लास, कोई भी कम्युनिटी। सेक्शन 13, हाँ जी बेटा प्री का क्वेश्चन है, कौन सा अमेंडमेंट से आया था जो हटाया गया था 1950, आरजेएस प्री 2022 का क्वेश्चन था। अब अमेंडमेंट भी पूछे जाते हैं, ठीक है। 14 गवर्नमेंट सर्वेंट है, ये आपसे प्री में नहीं पूछेंगे, ठीक है। 15 और 16 ब्रिटिश इंडिया, गवर्नमेंट इंडिया, ये दोनों का कब हटाए, 1937 को टाइप पूछ सकते हैं। 17 सरकार के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट दोनों आती है। 18 भारत के अंदर जम्मू कश्मीर राज्य से संपूर्ण भारत है, यहाँ पे अब आ जाएगा भारत में पूरा भारत है, ठीक है। न्यायाधीश शब्द जो है प्री के सवाल में नहीं पूछे जाते हैं। सिंपल न्यायाधीश कौन है, जो जज साहब की कुर्सी पे बैठता है, जो जजमेंट देता है और जिसकी अपील और कुछ नहीं होने से वो फाइनल हो जाता है, जज प्री के सवाल में नहीं पूछते हैं। 20 के तक कोर्ट का है, जहाँ पे जज साहब बैठते हैं वही हमारा कोर्ट है, या वो बॉडी ऑफ जजेस में कोई बैठता है वो भी हमारा बोर्ड है। पब्लिक सर्वेंट में क्या है क्या नहीं, यहाँ से क्वेश्चन नहीं पूछते। क्वेश्चन नहीं पूछते कि क्या एक सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट का जज जो है पब्लिक सर्वेंट है, हाँ जी पब्लिक सर्वेंट है। क्या सरपंच पब्लिक सर्वेंट है, हाँ जी सरपंच पब्लिक सर्वेंट है। क्या एमएलए एमपी सर पब्लिक सर्वेंट है, तो वो आपको बताना है कि एमएलए एमपी सर पब्लिक सर्वेंट है या नहीं। तो इसके ऊपर एक केस लिखिए, ये फेमस केस है, यूपी जुडिशरी में आता रहता है कि क्या एमएलए और एमपी पब्लिक सर्वेंट है। केस का नाम लिखेंगे एमएलए पब्लिक सर्वेंट है या नहीं, लिखिए एमएलए पब्लिक सर्वेंट नहीं है। केस का नाम लिखिए आरएस नायक वर्सेस AR अंतुले, आरएस नायक वर्सेस AR अंतुले 1979 सुप्रीम कोर्ट, 1979 सुप्रीम कोर्ट। इस केस में कहा गया कि एमएलए जो है पब्लिक सर्वेंट नहीं होते हैं, ये कई बार पूछा जा चुका है, ठीक है। उसके बाद सरपंच वगैरह ग्राम सेवक होते हैं, हाँ जी होते हैं। आगे चले, देन आता है आपके पास सेक्शन नंबर, और वैसे भी पब्लिक सर्वेंट कौन होता है, जो सैलरी लेता है, रेम्यूनरेशन लेता है और साथ ही साथ अपनी ड्यूटी को फॉलो करता है। 22 के तब मूवेबल प्रॉपर्टी से क्या है, मूवेबल प्रॉपर्टी वो होती है जो कि हर भारतीय की मूर्त संपत्ति है, किंतु इसमें मूवेबल प्रॉपर्टी नहीं आती है। अब एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि क्या मूर्ति मूवेबल प्रॉपर्टी, हाँ जी। क्या एनिमल्स मूवेबल प्रॉपर्टी, हाँ जी। क्यों ऐसा पूछते हैं, क्योंकि मूवेबल प्रॉपर्टी को जब भी पढ़ना होता है तो ऑलवेज सेक्शन 378 के साथ पढ़ते हैं, इज अ थेफ्ट। तो थेफ्ट के अंदर हम बात करते हैं तो मूवेबल प्रॉपर्टी में जो क्या आता है, क्या इंक्लूड नहीं है। एक वैसे केस है, इसके अंदर अहमद वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान, एक केस आता है अहमद वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान, अहमद वर्सेस राजस्थान। और इस केस में कहा गया है कि मूर्ति, भगवान की मूर्ति होती है ना, वो भी मूवेबल प्रॉपर्टी है क्योंकि उसकी चोरी की जा सकती है। सेक्शन 23 कहता है रॉन्गफुल लॉस, रॉन्गफुल गेन की बात करता है। प्री में ऐसा कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं बनता, मेन एग्जाम के लिए बनता है। फिर भी रॉन्गफुल आपको पता होता है रॉन्गफुल लॉस क्या होता है, तो रॉन्गफुल लॉस उस पर्सन को होता है जो कि एंटाइटल है, और रॉन्गफुल बेनिफिट उस पर्सन को होता है जो कि एंटाइटल नहीं है, ठीक है। फिर आता है आपके पास 24 बेईमानी, एक को लाभ दूसरे को हानि, इसी को कहते हैं बेईमानी। तो सेक्शन बेस्ड क्वेश्चन आता है कि डिसऑनेस्टी कहाँ दी गई, सेक्शन 24 में। 25 कहता है फ्रॉडुलेंटली जो है, ये भी आपके सिर्फ सेक्शन बेस्ड टाइटल पूछते हैं, फ्रॉडुलेंटली कौन से सेक्शन में दिया गया है। देन आता है 26, 27 सिर्फ टाइटल बेस्ड है, इससे नए क्वेश्चन बनते हैं। 28 काउंटरफिट, ये भी जो है आपके सेक्शन बेस्ड क्वेश्चन है। काउंटरफिट कहाँ है, हिंदी मीडियम वालों के लिए 25 और 28 में गड़बड़ हो जाती है। सेक्शन 25 और सेक्शन 28, एक कहता है आपके पास कपटपूर्ण और दूसरा कहता है आपका पास कूटकरण। बस हिंदी इंग्लिश मीडियम में यहाँ कंफ्यूज होता है। इंग्लिश में तो कोई दिक्कत ही नहीं, एक आपका फ्रॉडुलेंट की बात करता है, एक आपके काउंटरफिट की बात करता है, लेकिन यहाँ पे कूटकरण है तो उसको ऐसे याद किया। देखो पहले कपट किया, कपट किसने किया, करण ने किया। कूटकरण, करण को कूट, यानी हमारे ठोकने को बोलते हैं कूटना, तो याद रखना कपट किसने क्या, करण ने, तो ऐसे याद रखना है, तो कभी गलत नहीं होगा। 29 डॉक्यूमेंट की डेफिनेशन है, जनरल बात करता है डॉक्यूमेंट का, यहाँ से एसएस को प्री का क्वेश्चन बनता है तो टाइटल बेस्ड क्वेश्चन बनता है, या फिर 4 चीजें दे देंगे आपको, 4 इलस्ट्रेशन दे देंगे, इनमें से कौन सा डॉक्यूमेंट है कौन सा नहीं, तो इसका दृष्टांत आपको पढ़ना है। 30 कहता है वैल्यूएबल सिक्योरिटी से आप क्या समझते हैं, जो आपको राइट क्रिएट करती है, ये भी मेन एग्जाम का क्वेश्चन होता है। सिर्फ टाइटल याद रखना, बस याद रखना है ये एक इंस्ट्रूमेंट है, वैल्यूएबल डॉक्यूमेंट्स है, ये एक डॉक्यूमेंट है, अंडरलाइन कर लो, मूल्यवान प्रतिभूति एक डॉक्यूमेंट है, ठीक है। उसके बाद चलते हैं हम लोग सेक्शन 31 विल से हमें कोई मतलब नहीं है। 32, 33 ये भी हमारे लिए काम का नहीं। 34 से प्री का क्वेश्चन बनता कॉमन इंटेंशन,
कॉमन इंटेंशन से पहला क्वेश्चन बनता है कि कितने पर्सन होने चाहिए, सेवरल पर्सन। क्या वर्ड यूज किया, देखो बेटा यहाँ पे मिनिमम 2 वर्ड यूज नहीं किया है, यहाँ पे सेवरल पर्सन वर्ड यूज किया गया है, ना 2 ना 3 ना 4 ना 5 ऐसा कुछ भी नहीं किया है, सेवरल पर्सन वर्ड यूज किया गया है। सेकेंड आता है सभी इक्वल लाइबल होंगे, ठीक है। दूसरा, तीसरा पॉइंट बनता है प्री मीटिंग ऑफ माइंड होना चाहिए, और चौथा क्वेश्चन बनता है एक्टिव पार्टिसिपेशन होना चाहिए। जब कभी भी आप सेक्शन 34 पढ़ते हैं तो इसके 2 फेमस केसेस जो एग्जाम में आपसे पूछे जा सकते हैं। पहला महबूब शाह वर्सेस एम्परर, पहला केस है महबूब शाह वर्सेस एम्परर, जिसके अंदर कॉमन इंटेंशन और सेम इंटेंशन में डिफरेंट बताए गए हैं। महबूब शाह वर्सेस एम्परर, ठीक है। और दूसरा केस आपका फेमस है बायेंद्र कुमार घोष वर्सेस एम्परर। तो पहला महबूब शाह वर्सेस एम्परर जो है 1945 का, उसको सिंधु नदी का वाद भी कहते हैं। कौन सा वाद कहते हैं, सिंधु नदी का वाद भी कहते हैं। इसमें सम्मान आस्य और सामान्य आस्य में डिफरेंस बताए गए हैं। और सेकंड बायेंद्र कुमार घोष वर्सेस एम्परर 1924 प्रीवी काउंसिल है, और इसमें बताया गया है कि यहाँ पर सेक्शन 34 को फॉलो किया गया था, ये लीडिंग जजमेंट है। और ये सेक्शन हमें, ये केस हमें बताता है कि 34 और 149 एक साथ लगाए जा सकते हैं। 302 का केस था, ये 5 और मोर देन 5 पर्सन थे, तो यहाँ से आपको पता चलता है 34 क्योंकि कॉमन इंटेंशन है, और जब वो मोर देन 5 हो जाते हैं 149 बन जाता है, तो 149 भी साथ में लग सकता है। ये जो केस है इसको पता क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं सब पोस्ट मास्टर केस। लिखो, इसको बोलते हैं सब पोस्ट मास्टर केस। और पता है इस केस को क्या बोलते हैं, स्टैंडिंग पोस्ट लैम्प के, स्टैंडिंग पोस्ट लैम्प के केस। इसके 2 नाम हैं, ये भी यूपी जुडिशरी में पहले भी आ चुका है, फिर से आने की पूरी संभावना रहती है। सेक्शन नंबर 35 से ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं बनता है, जो बात करता है आपके पास नॉलेज और इंटेंशन की बात करता है। 36 यस पार्टली एक पार्टली ओमिशन का क्वेश्चन बनता है, यहाँ से इलस्ट्रेशन बेस्ड क्वेश्चन आता है कि आपने यहाँ पे क्या किया, आपने कॉमन इंटेंशन पार्टली एक्ट और पार्टली ओमिशन के साथ किया है। सेक्शन 37 को लिखो, वेरी इंपॉर्टेंट है, तीनों दृष्टांत पढ़ने हैं, इनके दृष्टांतों से क्वेश्चन बनते हैं। 37 के तक कोऑपरेशन, यानी पूरा काम आपने नहीं किया पर थोड़ा काम आपने, थोड़ा काम सामने वाले ने किया, दोनों मिलकर ऑफेंस किया तो दोनों की इक्वल लाइबिलिटी होगी। यहाँ पे सबसे इंटरेस्टिंग है 37 कहता है कि कोऑपरेशन बाय डूइंग वन ऑफ सेवरल एक्ट्स कंसिस्टिंग एन ऑफेंस, हंजी, किसी अपराध को गठित करने वाले कई अपराधों को कोई एक करके भी सहयोग करता है, आप इक्वल लायबल होंगे। जैसे कि एग्जांपल, आप एक जेलर है, सुबह आपकी ड्यूटी है, इवनिंग में दूसरे की ड्यूटी है, और दोनों ने कहा कि हमें जो ए नामक व्यक्ति उसको खाना नहीं देना है, और दोनों ने उसको भोजन नहीं दिया और वो मर गया। आप दोनों ही जो है किसके लिए, मर्डर के लिए लायबल है। तो आधा काम इसने किया, आधा काम इसने किया, तब तक तो ठीक है। लेकिन जो इसका दृष्टांत नंबर जो इसका है, यहाँ पे दृष्टांत सी है ना, उसको लिखो, वेरी इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर क्या हुआ, पहला जो काम कंटिन्यू कर रहा था, दूसरे ने जो काम किया, उन दोनों के बीच कोई तरह का कनेक्शन नहीं था। जैसे कि एग्जांपल के लिए एक जेलर था, उसके यहाँ पे जॉब थी, वो ए नामक कैदी को खाना नहीं देता था, उसकी डिमांड लेता था, और इसी दौरान उसके ट्रांसफर हो गई, तो वो अधमरा हो गया था। फिर दूसरा वाला जेलर आया उसकी जगह, और उसने उसको खाना भी नहीं दिया, डिमांड लिया, वो मर गया। तो पहले वाले और उसके कोई सांठगांठ नहीं थी, दोनों के कोई कनेक्शन नहीं था, दोनों की कोई बात नहीं हुई थी, इसलिए पहले वाले ने किया अटेम्प्ट टू मर्डर और दूसरे वाले ने किया मर्डर। लेकिन जब दोनों की मिलीभगत और मिलीभगत के साथ कोई काम को अंजाम देते हैं, तो वहां पे उसका कॉन्सिक्वेंस डिफरेंट हो जाता है। तो 37 इज वेरी इंपॉर्टेंट, 38 इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। इसका जो दृष्टांत है वो बड़ा काम का है। पर्सन कंसर्न्ड इन क्रिमिनल एक्ट में बी गिल्टी ऑफ डिफरेंट ऑफेंस, आपराधिक कार्यों में संपृक्त व्यक्ति विभिन्न अपराधों के दोषी हो सकेंगे। इज अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। इसका दृष्टांत कई एग्जाम में आ चुका है कि बी ने ए को सडन ग्रेव प्रोवोकेशन दिया, बी ने ए को सडन ग्रेव प्रोवोकेशन दिया, ठीक है। साथ में साइड में सी खड़ा था, सी को लगा रही, बी को गुस्सा आया हुआ, सी ने बी के गुस्से का फायदा उठाया और उसने बी को एक तलवार पकड़ा दी, बी ने लेके ए की गर्दन काट दी, बी ने ए की गर्दन काट दी। यहाँ पर सी ने कौन सा ऑफेंस किया, यहाँ सी ने मर्डर किया है, बिकॉज ऑफ, क्योंकि इसने क्या किया, उसने उसके गुस्से का फायदा उठाया, लेकिन तलवार तो इसी ने मारी, किसी और के कंधे पर आप बंदूक रख के चलाओगे तो फंसोगे, तो आप भी आप, तो इसका दृष्टांत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अक्सर सी की लाइब्रेरी पूछी जाती है। देन आता है 39 इज अ वॉलंटरी। वॉलंटरी से आप क्या समझते हैं, वॉलंटरी शब्द के अंदर आपके पास आती है सबसे पहले मीन्स आता है। क्या आता है वॉलंटरी में, मीन्स आता है, इंटेंशन आता है, मीन्स है, फिर आपका गलत इंटेंशन होना चाहिए, आपके पास नॉलेज होना चाहिए, रीजन टू बिलीव होना चाहिए। आपके एग्जाम में सिर्फ टाइटल बेस पूछेंगे। सेक्शन 40 ऑफेंस में क्या आता है, टाइटल बेस पूछेंगे। एक लाइन अंडरलाइन कर लीजिए कि लोकल और स्पेशल लॉ के वो ऑफेंसेस जो कि 6 मंथ या उससे अधिक के हैं तो ही ऑफेंस पाएंगे, उसके अलावा नहीं आएंगे। देन आता है सेक्शन 41 कहता है स्पेशल लॉ क्या है, 42 कहता है लोकल लॉ क्या है, जनरल इसके पता होने चाहिए। 43 इलीगल के अंदर क्या आता है, इलीगल के अंदर
अंडरलाइन करेंगे कोई भी ऐसा एक्ट करते जो ऑफेंस है या प्रोहिबिटेड है या जो सिविल प्रोसीडिंग के लिए आपको एक्सेस क्रिएट करती है वो हमारे पास इलीगल है। देन 44 कहता है इंजरी किसकी हो सकती है, अंडरलाइन कीजिए, 4 चीजों की प्री का सवाल है, माइंड की, बॉडी की, रेपुटेशन की और प्रॉपर्टी की हो सकती है। 45, 46, 47, 48 ये सब टाइटल बेस्ड क्वेश्चन आपको याद रखना है, सिर्फ टाइटल बस, उसके अलावा कुछ भी नहीं है। फिर 52 इज अ गुड फेथ की बात करता है, गुड फेथ के अंदर कोई भी बात की गई है तो ऑफेंस नहीं होगी जब वो ड्यू केयर और अटेंशन के साथ की जाती है। 2 वर्ड अंडरलाइन कर लीजिए आप लोग, ड्यू केयर और अटेंशन। हम लोग कई बार इसको मिस कर देते हैं, हिंदी वाले आते हैं कि क्या होता है समीक्षा तक तो ध्यान के साथ की गई है। हार्बरिंग का जो है 52A, और हार्बरिंग के अंदर जो आपसे सबसे अच्छी बात पूछी जाती है वो ये पूछी जाती है कि हार्बरिंग में किसको पनिशमेंट नहीं मिलेगी, तो आप कहेंगे हार्बरिंग के अंदर जो है वाइफ को हस्बैंड और वाइफ के बीच में नहीं मिलेगी। ठीक है, तो यहाँ से आपके आसपास आ जाता है यहाँ पे खत्म। और देन आता है हमारे पास चैप्टर नंबर 3। तो चैप्टर नंबर 2 में बहुत सारी चीज़ आप स्किप कर सकते हैं, कोई इशू है नहीं। चलते हैं चैप्टर नंबर 3 की तरफ। चैप्टर नंबर 3 है, यहाँ से भी आपके क्वेश्चंस बनते हैं और चैप्टर 3 कहता है पनिशमेंट की बात करता है। किसकी बात करता है, ऑफ पनिशमेंट। सेक्शन नंबर 53 से लेकर 75 बहुत सारे क्वेश्चंस आपके प्री के यहाँ पे बनते हैं। हाँ जी, पहला ही क्वेश्चन बनता है पनिशमेंट कितने टाइप के हैं, तो आप कहेंगे पनिशमेंट जो है 5 टाइप के हैं। तो यूपी और क्या बोलते हैं छत्तीसगढ़ के लिए पनिशमेंट 5 प्रकार के हैं। यही आप राजस्थान का एग्जाम देने जाते हो तो पनिशमेंट 6 प्रकार के लिखना, क्योंकि राजस्थान ने 6 प्रकार के माने हैं। देन आता आपके पास यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि लाइफ इम्प्रिजनमेंट का क्या मीनिंग है, तो लिखिए लाइफ इम्प्रिजनमेंट का मीनिंग होता है टिल डेथ। अकॉर्डिंग टू सेक्शन नंबर 53 इज द लाइफ इम्प्रिजन मीनिंग ऑफ टिल डेथ। ठीक है, लाइफ इम्प्रिजनमेंट का मतलब आपका टिल डेथ होता है। केस का नाम लिखेंगे अपन लकी वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान। लकी वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान, और इस केस में कहा लाइफ इम्प्रिजनमेंट का मतलब होता है टिल डेथ। इसी केस को कई केसेस में आपने देखा है, करतार सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, करतार सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब 1982, ये भी कहता है लाइफ इम्प्रिजनमेंट का मतलब टिल डेथ होती है। तो लाइफ का मतलब टिल डेथ ही होता है। कई बार आप कहते हो लाइफ का मतलब 20 ईयर्स होते हैं, कई बार आप कहते हो लाइफ का मतलब जो है हमारा आज क्या बोलते हैं लाइफ का मतलब 14 ईयर्स होता है, कोई कहता है लाइफ का मतलब 20 ईयर्स है। लेकिन अकॉर्डिंग टू सेक्शन 53 लाइफ इम्प्रिजनमेंट मतलब टिल डेथ होता है। देन चलते हैं 53A पर। 53A जस्ट टाइटल बेस्ड क्वेश्चन है, कब जोड़ा गया था, 1955 को जोड़ा गया था। 53A 1955 के अमेंडमेंट से जोड़ा गया है। ठीक है, और एनफोर्स कब हुआ, 1 जनवरी 1956, यानी आया 1955 में पर एनफोर्स हुआ 1 जनवरी 1956 से। देन आता है 54 डेथ सेंटेंस की बात करता है, किसके लघुकरण की बात करता है, डेथ सेंटेंस के लघुकरण की बात करता है। कम्यूटेशन ऑफ सेंटेंस ऑफ डेथ कौन कर सकता है, एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। अंडरलाइन कीजिए एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। डेथ सेंटेंस को क्या कर सकता है, अंडरलाइन कीजिए, हम आईपीसी के किसी अदर ऑफेंस पर कन्वर्ट कर सकते हैं। आईपीसी में अदर ऑफेंस क्या 53 में है, लाइफ इम्प्रिजनमेंट है या फिर आपके पास इम्प्रिजनमेंट है या फाइन है या प्रॉपर्टी का फॉरफीचर है, किसी में कन्वर्ट कर सकते हैं, रिकरेंस है, सिंपल है। 54 और 55 की एक बात कॉमन है, और कॉमन ये है कि यहाँ पे अक्यूज्ड की कंसेंट नहीं ली जाएगी। क्या कहा, अक्यूज्ड की कंसेंट नहीं ली जाएगी। तो 55 और 54, देखिए आपको चीज़ सिखाती हूँ, ये है 54, ये है 55। ठीक है, ये आईपीसी कमिट कर रहा है। ठीक है, और कौन करेगा, 55 पे एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट विदाउट अक्यूज्ड कंसेंट। इसका प्रोसीजर कहाँ दिया गया है, ये तो आईपीसी है, सीआरपीसी में सेक्शन नंबर 432, 433 और 433A में। तो इसका प्रोसीजर सीआरपीसी में दिया हुआ है। और जब मैं बात करती हूँ आपके कि अक्यूज्ड, यहाँ पे तो विदाउट अक्यूज्ड कंसेंट करते हैं, अक्यूज्ड खुद चाहता है कि मुझे माफ़ी मिले, अक्यूज्ड खुद चाहता है कि अक्यूज्ड को माफ़ी मिले, तो उस केस में अक्यूज्ड कहाँ पे जाएगा, तो उस केस में अक्यूज्ड जाता है आपके पास, कहाँ पे जाता है अक्यूज्ड, आपके अक्यूज्ड जाएगा आपके पास कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आर्टिकल 72 और आर्टिकल 161 के तहत। तो जब अक्यूज्ड को जाना होता है तो अक्यूज्ड यहाँ पे जाता है। ठीक है, और अगर अक्यूज्ड की कंसेंट के बिना करना तो यहाँ करते हैं। ये तीनों कंसेप्ट इंटरव्यू में काम आते हैं, हालांकि इंटरव्यू जब आपका आएगा मैं फिर से आपको बताऊंगी, लेकिन अभी याद आया इसलिए मैंने बता दिया। तो 54 के अंदर आपको अक्यूज्ड की कंसेंट नीचे। 55 के तहत लाइफ इम्प्रिजनमेंट का भी हम क्या कर सकते हैं, कम्यूटेशन, यहाँ पे किसी भी अदर ऑफेंस पे कर सकते हैं, बट मैक्सिमम 14 ईयर्स। तो क्या कहता है सेक्शन नंबर 55 कहता है कि लाइफ इम्प्रिजनमेंट को मैक्सिमम हम 14 ईयर्स तक कन्वर्ट कर सकते हैं। यानी लाइफ का मतलब अकॉर्डिंग टू सेक्शन 53 इज अ टिल डेथ है, टिल डेथ है। अब हम यहाँ पे लाइफ इम्प्रिजनमेंट का कम्यूटेशन कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं,
कम्यूटेशन कर रहे हैं यानी इसको लघु कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा लाइफ को कन्वर्ट कर सकते हैं 1 दिन, 1 महीना, 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, 6 साल, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, स्टॉप। 15, 16, 17, 18 नहीं। आप ऐसे नहीं कर सकते कि हम इसके लाइफ इम्प्रिजनमेंट को 20 ईयर्स में बदल सकते हैं, आप ऐसा नहीं कर सकते। आप जो उनकी लाइफ को मैक्सिमम 14, मिनिमम कितना भी कर सकते हैं। इसलिए कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं और लोग कहते हैं कि 14 ईयर्स होता नहीं। ये कहता है कि हम जो है लाइफ को कन्वर्ट कर सकते हैं मैक्सिमम 14 ईयर्स से, मिनिमम 1 घंटे से लेकर मैक्सिमम 14 ईयर्स तक कर सकते हैं। इसमें मैंने एक सेपरेट वीडियो भी बना रखा है समझने के लिए, आप वो देख सकते हैं। देन आता है आपके पास सेक्शन नंबर 55 पे अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट का क्या मतलब है। सेंट्रल का मुद्दा तो सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट का मुद्दा तो स्टेट गवर्नमेंट। देन आता है सेक्शन 56 रिपील हो गया है जो 1949 की बात करता है। देन सेक्शन 57 इज द फ्रिक्शंस। ये कहता है कि जब कभी भी हमें लाइफ इम्प्रिजनमेंट की काउंटिंग करनी है तो लाइफ इम्प्रिजनमेंट को हम क्या मानेंगे 20 ईयर्स। जब हम कॉलेज में स्कूल में पढ़ते थे तो हम एक्स मान के मैथ्स के अंदर जो है हमारे गणित जो सब्जेक्ट होता था उसमें एक्स मान के हम काम करते ना, एक्स फॉर दिस, एक्स फॉर। ठीक वैसे ही जब कभी भी इन आईपीसी, क्या कहा मैंने, जब कभी भी आईपीसी के अंदर सेक्शन नंबर 65 और आईपीसी के अंदर सेक्शन नंबर 511 के अंदर लिखा हुआ है कि जो पनिशमेंट आपको दी गई उस पनिशमेंट का 1/4 या 511 का कितना लिया है 1/2 दिया गया है, तो उस पनिशमेंट का 1/4 करना या 1/2 करना है। जैसे 3 साल का 1/4 करेंगे तो 9 महीने होंगे, 3 महीने का हम लोग क्या करेंगे 1/2 करेंगे, 3 साल का तो 1.5 साल हो जाएगा। तो फिर इस केस में लाइफ इम्प्रिजनमेंट को आप कैसे 1/4 करेंगे या लाइफ इम्प्रिजनमेंट को आप कैसे हाफ करेंगे, तब सेक्शन 57। तो सेक्शन 57 कहता है कि इन दोनों केसेस में हम लाइफ को 20 ईयर्स मानेंगे और 20 ईयर्स मान के उस 20 का 1/4 या 1/2 जो भी आपको करना आप कर सकते हैं। तो इसलिए आपके पास 3 सेक्शन हो गए। सेक्शन नंबर 53 टिल डेथ, 55 कम्यूटेशन, मैक्सिमम 14 ईयर्स और इन अकाउंटिंग 20 ईयर्स। इसलिए कई बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं। इस तीनों पे मैंने एक बहुत सुंदर सा डिटेल्ड वीडियो भी बना रखा है इसको इजी वे में समझाने के लिए, वो जरूर देखिएगा। आप लिख लीजिएगा उर्मिला राठी और आईपीसी दिस, आपके पास वो वीडियो आ जाएगा। 58, 59 रिपील है 1955 से। फिर आता 60 हमें नहीं पढ़ना, 61, 62 नहीं पढ़ना, 63 प्री का क्वेश्चन है। फाइन कैसा हो सकता है, तो आप कहेंगे फाइन जो है हमारा एक्सेसिव हो सकता है बट नॉट क्या बोलते हैं अनलिमिटेड हो सकता है बट नॉट एक्सेसिव। अंडरलाइन कीजिए, अनलिमिटेड हो सकता है बट नॉट एक्सेसिव। हिंदी वाले अमर्यादित हो सकता है किंतु अत्यधिक ने कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। सेक्शन 64 हमें नहीं पढ़ना है। सेक्शन 65 कहता है जब कभी भी आपके पास फाइन भी दे रखा है, इम्प्रिजनमेंट भी दे रखा है, फाइन देने में डिफॉल्ट करते हो तो कितनी सजा मिलेगी 1/4, उसका कितना मिलेगा 1/4 मिलेगा। इसके साथ ऑब्लिक करके हम हमेशा पढ़ते हैं सीआरपीसी सेक्शन 30। क्या पढ़ते हैं सीआरपीसी सेक्शन 30। 66 नहीं पढ़ना, 67 आपके प्री का सवाल बनता है। 67 को पढ़ने के लिए हमेशा याद रखना 3 चीजें दे रखी है, 50 रुपए, 50 से 100 रुपए और 100 रुपए से अधिक। यहाँ पे 2 मंथ, 4 मंथ और 6 मंथ। तो 67 कहता है कि जिन मामलों में ओनली फाइन की बात की गई है, पनिशमेंट नहीं है। एग्जाम्पल आप जाके देखिएगा सेक्शन नंबर 279। इसको 67 को समझने का एक ही तरीका 279 जब आप देखेंगे तो वहां पे देखेंगे सिर्फ फाइन वर्ड है 500 रुपए, कोई पनिशमेंट नहीं है। क्योंकि पनिशमेंट ऑफ फाइन है तब तो 64 लग जाएगा, 65 लग जाएगा। पनिशमेंट ऑफ फाइन है तब तो 65 लग जाएगा। जिन सेक्शन में सिर्फ फाइन है उसके लिए ये अप्लाई होता है, ठीक है, उन्हीं के लिए ये अप्लाई होता है, बाकी लोगों के लिए अप्लाई नहीं होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन। फिर आता 67 तो 2 मंथ आपके हैं, 4 मंथ और 6 मंथ है। 50 रुपये एक से लगाकर, मतलब 51 रुपये 50 रुपये 50 पैसे, 50 रुपये 1 रुपये से लगाकर आपके आ जाएगा 100 रुपये तक, 100 रुपये 1 से लगा के आ जाएगा आपका अनलिमिटेड। फिर 68, 69 ज़्यादा हमें पढ़ने की जरूरत नहीं है। 70, 71 ये अपने मेन एग्जाम के क्वेश्चन हो जाते हैं। 71 के दृष्टांत हमें देखने होते हैं, सेवरल ऑफेंसेस की बात करता है। फिर हमारे पास आता है 73, लिखो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, प्री का सवाल है। 73 से अपने आप में बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। पहला क्वेश्चन बनता है सोलिटरी कन्फाइनमेंट 73 में दिया गया। दूसरा बनता है मैक्सिमम 3 मंथ होता है, कौन से मैटर में होता है, रिगरस मैटर में होता है, ठीक है। और कैसे कैसे मिलेंगे, यदि 6 मंथ से कम किए तो 1 महीना, 6 महीने से ऊपर 1 साल से कम है तो 2 महीने और 6 साल से 1 साल से अधिक है तो 3 महीना, तो 1, 2, 3 महीने मिलती है, रिगरस में मिलती है। सेक्शन 74 आरजेएसपी 2022 का क्वेश्चन था कि सोलिटरी कन्फाइनमेंट टोटल कितना होता है, तो आप कहेंगे 14 डेज। पूरे महीने का टोटल कितना होता है 14 डेज, और एक बार में कितना दिया जाता है 3 मंथ। एक बार में कितना, सॉरी टोटल कितना होता है 14 मंथ, सॉरी टोटल कितना होता है 14 डेज होता है, 14 डेज होता है। और एक बार में कितना दिया जाता है 7 डेज, एक बार में कितना देते हैं 7 डेज देते हैं।
ठीक है, 7 डेज दिया, 7 डेज इंटरवल, 7 डेज दिया, 7 डेज इंटरवल, तो मैक्सिमम आपका 14 डेज दिया जाता है। यहाँ से RJS फ्री 2 का क्वेश्चन था, आपके भी आने की पूरी संभावना है। सेक्शन 75 इज एनहेंस पनिशमेंट, नेट के एग्जाम में आता रहता है कि जब कभी आप चैप्टर 12 और चैप्टर 17 में से कोई भी ऑफेंस करते हो, दोबारा करते हो, तो हम आपको एनहेंस पनिशमेंट देंगे। और इस बार कितनी हो सकती है, अंडरलाइन कीजिए, लाइफ इंप्रिजनमेंट हो सकती है एंड 10 ईयर्स, या तो लाइफ या 10 साल हो सकती है, फाइन इसमें अलग से लिखा हुआ नहीं है। तो इस तरह से आपको चैप्टर नंबर 3 आपको कंप्लीट करना है। काफी सारे क्वेश्चन चैप्टर 3 से आपके बनते हैं। अब चलते हैं हम लोग चैप्टर नंबर 4 की तरफ। चैप्टर नंबर 4 बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। जनरल एक्सेप्शन की बात करता है, जो कि सेक्शन नंबर 76 से 106 है। जब भी कभी आप जनरल एक्सेप्शन शब्द बोलते हैं, जब भी कभी आप जनरल एक्सेप्शन शब्द बोलते हैं ना, तो उसमें देखिए क्या क्या चीजें होती हैं। उसमें 2 पार्ट में डिवाइड किया जाता है। जनरल एक्सेप्शन जो है वो 76 से 95 है। अब प्राइवेट डिफेंस है आपका, वो आपका आता है 96 से लेकर 106 तक आता है। ठीक है, और इसको प्रूव कहाँ किया जाता है, इसका बेनिफिट कहाँ लिया जाता है, इंडियन एविडेंस एक्ट के सेक्शन नंबर 105 के अंदर इसका बेनिफिट उठाया जाता है। ठीक है, 76 कहता है मिस्टेक ऑफ फैक्ट, तो मिस्टेक ऑफ फैक्ट इज एक्सक्यूजेबल बट मिस्टेक ऑफ लॉ इज नॉट एक्सक्यूजेबल की बात करता है। क्या कहता है 76 कहता है कि अपने आप को विधि के द्वारा आवृत मानते हुए आप कोई ऑफेंस करते हो तो ऑफेंस नहीं है, आपको 76 का बेनिफिट मिल जाएगा। 77 कहता है जुडिशियल एक्ट करते हुए अगर जज साहब कोई काम करते हैं तो कोई ऑफेंस नहीं है, सिंपल याद रखना है। 78 जल्लाद का कार्य, याद रखते हैं एग्जाम में आता है तो जल्लाद के काम से आता है, तो 78 जल्लाद अगर कोई काम करता है, कोर्ट की डिक्री ऑर्डर के थ्रू कोई काम करता है तो कोई ऑफेंस कमिट नहीं करता है। ठीक है, फिर आता है आपके पास 79 जस्टिफाइड बाय लॉ, यानी यदि कोई प्राइवेट पर्सन भी, यदि कोई प्राइवेट पर्सन CRPC के सेक्शन 43 में, क्या कहा मैंने, यदि कोई प्राइवेट पर्सन CRPC के सेक्शन 43 के अंदर किसी पर्सन को पकड़ता है तो उसको बेनिफिट 79 में मिल जाता है। तो याद रखना 76 बाउंड बाय लॉ की बात करता है, जबकि 79 जस्टिफाइड बाय लॉ की बात करता है। दृष्टांत इसका भी आपको देखना है। सेक्शन 80 एक्सीडेंट हो गया, रब्बा रब्बा, जनरल रीडिंग करनी है, आपको पता है यहाँ पे आपने गुड फेथ में ड्यू केयर के साथ काम किया, ये दृष्टांत कुल्हाड़ी वाला आपको याद रखना है, इसको बोलते हैं एक्सीडेंट हो गया। 81 बोलते हैं एक्ट ऑफ नेसेसिटी, किसकी बात करता है, एक्ट ऑफ नेसेसिटी की बात करता है। कब एक्ट ऑफ नेसेसिटी का बेनिफिट मिलेगा, कब नहीं। इसको हम एक और वर्ड बोलते हैं, बड़ी अफानी को रोकने के लिए छोटी अफानी भी कारित की जा सकती है, बड़ी अफानी को रोकने के लिए छोटी अफानी भी कारित की जा सकती है। यूपी जुडिशरी वालों इसमें केस है जो आपके पूछते हैं, छत्तीसगढ़ वाला आपको नहीं पूछेंगे ना, यूपी वालों के इसमें केस है जो आया हुआ भी है एग्जाम के अंदर, और केस है आपके आर वर्सेस डडले एंड स्टीफन, सेक्शन नंबर 81, आर वर्सेस डडले एंड स्टीफन, डडले एंड स्टीफन, ये केस आया हुआ भी है आपके, जो कि एक्ट ऑफ नेसेसिटी की बात करता है, जो इसमें एक्ट ऑफ नेसेसिटी का बेनिफिट नहीं मिला था। याद है इसकी कहानी, लोग गए थे बंदरगाह पे छूट गए थे, है ना, लौट गए थे बंदरगाह पे छूट गए थे, इसके चक्कर में ना उन्होंने एक जने को मार के खा लिया, बोला अगर हम इसको नहीं मारते तो हमारा नुकसान हो जाता, नहीं मारते तो हम मर जाते, तो कोर्ट ने कहा ऐसा थोड़ी है, आप अपनी जान बचाने के लिए ऐसे किसी को थोड़ी मार सकते हो, तो इसमें एक्ट ऑफ नेसेसिटी का बेनिफिट नहीं मिला था। ठीक है, फिर इसके दृष्टांत देखने ला, वो बड़ा अग्निकांड है, आग लगी थी, बड़े अग्निकांड को रोकने के लिए छोटा किया तो कर सकते हैं, या एक बड़ी नाव थी वो जा रही थी, इधर से ज़्यादा लोग थे इधर कम थे, ज़्यादा लोगों को अंदर बैठे लोगों को बचाने के लिए हम सबको कम लोगों को मार सकते हैं, दिस इज कॉल्ड एक्ट ऑफ नेसेसिटी। 82 7 वर्ष से कम के बच्चे द्वारा किया गया कार्य अपराध नहीं है, इसको बोलते हैं डॉली इन कैपेक्स, क्या बोलते हैं, डॉली इन कैपेक्स। 83 कहता है 7 वर्ष से ऊपर किंतु 12 साल से कम मैच्योरिटी देखेंगे, यदि मैच्योर है तो पनिशमेंट मिलेगा, मैच्योर नहीं है तो पनिशमेंट नहीं मिलेगा। 84 सीधा ही क्वेश्चन है, अनसाउंड माइंड की बात करता है, विकृत व्यक्ति की बात करता है, अगर आप अनसाउंड माइंड है तो आपको कोई सजा नहीं मिलेगी। 85 कहता है बर्डन ऑफ प्रूफ आप पर ही होता है, 105 इंडियन एविडेंस एक्ट बर्डन ऑफ प्रूफ आप पर होता है। 85 कहता है आपकी इंटॉक्सिकेशन अगेंस्ट योर विल है तो आपको बेनिफिट मिलेगा, और 86 कहता है इंटॉक्सिकेशन विथ योर विल है तो आपको कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा, विथ योर विल है तो कोई बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा। 87, 88 और 89 तीनों ही बात करता है कंसेंट की। देखो 87 में कंसेंट कौन सी है, डेथ और ग्रीवियस हर्ट की नहीं होनी चाहिए,
87 में आपने कंसेंट दी, पर कैसे कंसेंट अंडरलाइन करो, डेथ और ग्रीवियस हर्ट की नहीं होनी चाहिए, और किसने दी, जो 18 ईयर से ऊपर का है। 88 के अंदर आपने कंसेंट दी, डेथ कोज करने की नहीं थी, इसका मतलब ग्रीवियस हर्ट हो सकता है। हाँ, मेडिकल पर्पस के लिए अगर किसी बंदे को कैंसर हो रखा है तो उसका हाथ पैर काटना पड़े तो काटा जा सकता है, कोई इशू नहीं है, ठीक है। इसलिए यहाँ पे सिर्फ डेथ वर्ड यूज किया है। और 89 में गार्जियन, यानी 12 साल से कम के बच्चा है, बीमार है और उसके लिए अपने केयर करनी है, तो उसके गार्जियन के द्वारा कंसेंट दे सकते हैं, बट कंसेंट ऐसी नहीं कि डेथ कोज करना है, जानबूझ के ग्रीवियस हर्ट करने की नहीं होनी चाहिए। हाँ, आपको डेथ को बचानी है तो ग्रीवियस हर्ट कर सकते हैं, जैसे कि कैंसर है, पूरी बॉडी में फैल जाएगा, तो उस केस में हम ग्रीवियस हर्ट हाथ पैर काटने की परमिशन भी दे सकते हैं, ठीक है। फिर आता आपके पास 90 जो है सीधा आता है कंसेंट से क्या मतलब है, कौन सी कंसेंट नहीं मानी जाती है, अंडरलाइन कीजिए, जो भय भ्रम में दी गई हैं या अनसाउंड पर्सन के द्वारा की गई हैं या जो 12 साल से कम के व्यक्ति के द्वारा की गई है, अंडरलाइन कर दीजिए। फिर 91 कहता है कि जो एक्ट अपने आप में पनिशेबल होते हैं उनके लिए कंसेंट हो या नहीं कोई फर्क नहीं पड़ता, कंसेंट देने पर भी पनिशेबल ही माने जाएंगे। 92 कहता है कि गुड फेथ में किसी पर्सन के लिए काम करना, क्या कहा, गुड फेथ में किसी पर्सन के लिए काम करना विदाउट उसकी कंसेंट के वैलिड है। बिकॉज ऑफ एक्सीडेंट केस आते हैं, अब वो तो बेहोश होते हैं, उनके लिए काम करना है, तो उस केस में क्या होगा, तो उस केस में उसकी कंसेंट कहाँ से लाएंगे, कब लेकर आएंगे उसकी कंसेंट, तो ऐसे केसेस में हम क्या कर सकते हैं, ऐसे केसेस में हैं जो हम उसके कंसेंट के बिना भी काम कर सकते हैं। इसके सारे दृष्टांत जरूर देखिएगा। पहला दृष्टांत घोड़े से गिर जाना, दूसरा दृष्टांत सिर उठा के ले जाना, तीसरा आता है डॉक्टर का शिशु का इलाज करना, चौथा आता है, हाँ चौथा इलस्ट्रेशन को लिखो IMP। ये जो फोर्थ इलस्ट्रेशन है, कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। एक घर में आग लग रही है, आप एक बच्चे को बचाने के, आपके हाथ में एक बच्चा है, यदि आप उसको नीचे गिरा देते हो और नीचे एक चादर लेके लोग खड़े हैं, तो अगर उसमें गिरेगा नहीं गारंटी नहीं है, और आप चादर में गिराते हो साइड में गिर जाता है, तो वो क्या होता है 92 का बेनिफिट मिलता है। पर इसको लोग है ना सेक्शन नंबर जो है एक्ट ऑफ नेसेसिटी जो है 81 में जोड़ देते हैं, तो उसमें भी आग लग रही है, इसमें भी आग लग रही है, तो वहां पे है कि बड़े अग्निकांड को बचाने के लिए छोटा अग्निकांड कर सकते हैं, वहां कहते हैं बड़ी अपानी को रोकने के लिए छोटी अपानी कर सकते हैं, जबकि यहाँ पे क्या रहे किसी पर्सन की बेनिफिट या गुड फेथ के लिए हम उसको बचाने के लिए काम कर रहे हैं। तो ये जो इलस्ट्रेशन है इसको ये आपको डिफरेंशिएट करता है सेक्शन नंबर 81 और इसमें। तो कई बार लोग 81 और ये एक जैसा मान लेते हैं, जबकि 81 क्या कहता है, 81 कहता है बड़ी अपानी को रोकने के लिए छोटी अपानी की जा सकती है, जबकि 92 क्या कहता है कि किसी पर्सन के बेनिफिट के लिए गुड फेथ में उसकी कंसेंट के बिना भी कार्य किया जा सकता है, ये कहता है, ठीक है। उसके बाद 93 गुड फेथ में किसी पर्सन को कम्युनिकेट करना सजा नहीं मिलेगी। फिर 94 आ जाता है, इसका इलस्ट्रेशन बेस आता है, याद है डाकू की टोली आती है, आपको उठा के ले जाती है, ताला तोड़वाती है ना, तो जहां पे आपने काम कैसा किया, भय में किया, तो क्या कहता है 94 एक्ट टू विच ए पर्सन इज कंप्लीट बाय थ्रेट, वहां कार्य जिसके द्वारा कोई व्यक्ति धमकियों के द्वारा विवश किया जाता है, तो वहां पे आपको बेनिफिट मिलेगा। लेकिन आपको कहाँ बेनिफिट नहीं मिलेगा, कोई आपको धमकी देता है किसी और को मारने की, आप नहीं मार सकते, देश के विरुद्ध ऑफेंस करने की धमकी देता है तो भी आप नहीं कर सकते। तो इसके एक्सेप्शंस भी हैं कि देश के विरुद्ध या किसी को मारने के संबंध में जो है आपको कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा, और अगर आप जानबूझकर ही ऐसे लोगों के साथ रहते हैं और देन वो आपको धमकी देते हैं तभी इसका बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा। 95 यहाँ से सीधा आपके पास जो है एक लैटिन में एग्जिम आती है कि सेक्शन 95 में कौन सी लैटिन में एग्जिम है, आप सबको ही पता ही है तुच्छ कार्यों के बारे में। तो डिनिमिस नॉन क्यूरे लेक्स, क्या आता है, डिनिमिस नॉन क्यूरे लेक्स, विधि तुच्छ बातों पे ध्यान नहीं देते, इसका मतलब क्या है, लॉ डज नॉट टेक कॉग्निजेंस ऑफ ट्रिफलिंग एक्ट, विधि तुच्छ बातों पे ध्यान नहीं देती है। फिर आपके पास क्वेश्चन आता है सीधा सेक्शन 97 से, और 97 कहता है प्राइवेट डिफेंस का राइट प्रॉपर्टी और बॉडी दोनों पे मिलता है, आपकी प्रॉपर्टी आपकी बॉडी, दूसरों की प्रॉपर्टी दूसरों की बॉडी। सेक्शन 98 जो है वेरी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से इलस्ट्रेशन बेस्ड क्वेश्चन आता है कि ए नामक व्यक्ति अपने ही घर में रात को दबे पैर एंट्री करता है और पीछे से उसका भाई उसको दबोच लेता है, तो क्या यहाँ ए को प्राइवेट डिफेंस मिलेगा, हाँ जी, यहाँ पे ए को प्राइवेट डिफेंस का अधिकार है क्योंकि वो अपने घर में है। तो क्या कहता है 98 कहता है किस किस के अगेंस्ट प्राइवेट डिफेंस मिल सकते हैं, तो आप बता सकते हैं 98 में कि साहब प्राइवेट पर्सन का डिफेंस माइनर के अगेंस्ट हो सकता है, अनसाउंड के अगेंस्ट हो सकता है और मिसकंसेप्शन में भी हो सकता है।
99 कहता है कि किन कंडीशन प्राइवेट डिफेंस नहीं मिलेगा। आपको पता है पुलिस ऑफिसर के अगेंस्ट नहीं मिलेगा, यानी पब्लिक सर्वेंट अपनी ड्यूटी फॉलो कर रहा है, पब्लिक सर्वेंट के डायरेक्शन में कोई काम कर रहा है, या फिर आपके पास इतना समय है कि आप जो है पब्लिक सर्वेंट या पुलिस की मदद ले सकती हैं, तो प्राइवेट डिफेंस नहीं मिलेगा। लेकिन इसका भी एक्सेप्शन है, जब आपको पता ही नहीं वो पब्लिक सर्वेंट है, पुलिस ऑफिसर है, तो उस केस में वहाँ आपको प्राइवेट डिफेंस मिलेगा। सेक्शन 100 कहता है कि इन कंडीशन में आपको प्राइवेट डिफेंस दिया जा सकता है। सेक्शन 100 क्या कहता है, किन किन कंडीशन में आपको प्राइवेट डिफेंस दिया जा सकता है। तो कहता है कि जो अटैकर आपकी डेथ करने वाला है, डेथ से बच के ग्रीवियस हर्ट करने वाला है, ग्रीवियस हर्ट से बच के रेप करने वाला है, रेप से बच के अनलॉफुल असेंबली कर रहा है, अननेचुरल ऑफेंस कर रहा है, वहाँ से बच गए तो आपकी किडनैपिंग अब्डक्शन कर देता, करके आपको क्या करते कमरे में कैद कर देता, वहाँ पे ऊपर एसिड अटैक फेंकने वाला है। तो कंडीशन के अंदर ये आपके साथ कंडीशन के अंदर क्या कर सकते हैं, आप अटैकर की डेथ भी कोज कर सकते हैं, आपको कोई सजा नहीं मिलेगी। और जो 7th क्लोज है, लिखो 2013 के अमेंडमेंट से जोड़ा गया है। जो 7th क्लोज है वो 2013 के अमेंडमेंट से जोड़ा गया है। 101 कहता है कि 101 कहता है कि कब ऐसे अधिकार का विस्तार मृत्यु से भिन्न कोई अपराधी कायद करने तक हो सकता है। तो 100 में दी गई कंडीशन के अलावा अगर आप किसी की डेथ कोज कर देते हैं, 100 में दी गई कंडीशन 7 कंडीशन के अलावा किसी की डेथ कोज आप नहीं कर सकते, 101 कहता है। और यदि डेथ कोज कर देते हैं तो वो हो जाएगा कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर, सेक्शन 300 के एक्सेप्शन में चला जाता है। 102 सवाल आता रहता है कि सही का प्राइवेट प्रत्यक्ष अधिकार कब तक बना रहता है, जब तक खतरा मंडराएगा तब तक रहेगा, खतरा खत्म प्राइवेट डिफेंस भी खत्म। 103 कहता है, यहाँ से वेरी इंपॉर्टेंट लिखो, यहाँ से प्री का क्वेश्चन है। देखो आप संपत्ति के लिए कब किसी की डेथ कोज करते हैं, रॉबरी ठीक है, रात्रो गृह भेदन भी ठीक है, ओनली मिस्चिफ नहीं, मिस्चिफ बाय फायर, कोई आपके घर को जलाने वाला है तब मिलेगा। और देखो नीचे ओनली चोरी नहीं, ओनली मिस्चिफ नहीं, ओनली हाउस ट्रेसपास नहीं, चोरी मिस्चिफ हाउस ट्रेसपास में आपके डेथ होने की संभावना है, आपके ग्रीवियस हर्ट होने की संभावना है, तो ही आप डेथ कोज कर सकते हैं, अन्यथा नहीं। देन आता 104 कहते हैं इसके अदर देन, अगर आप 105 में दी गई कंडीशन के अदर देन करते हो तो आप कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर में चले जाओगे। और देन आता है आपके पास 105 कहता है इनका अलग अलग समय है, जब तक रहेगा तो हमारे लिए पढ़ने की जरूरत नहीं है। और 106 कहता है जब जब जरूरत पड़ी तो आप अपने आप को जो है डेडली क्या बोलते हैं असोल्ट से बचाने के लिए इनोसेंट पर्सन की डेथ भी कोज कर सकते हैं। 106 इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर प्री एग्जाम। देन आता है आपके पास चैप्टर नंबर 5। चलते हैं हम चैप्टर नंबर 5 की तरफ। अब देखो अब तक तो हमने पूरा पढ़ा, अब आपको पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं है, अब हम बहुत सारी चीजें स्किप करने वाले हैं। अबेटमेंट सेक्शन नंबर 107 से 120। अब यहाँ पे आपके पास बहुत सारी चीज़ें जो है स्किप होगी, यहाँ पे आपको बहुत सारी चीज़ें छोड़ के पढ़नी होगी, तो आपको थोड़ा फ़ायदा भी मिलेगा। आज हमारी जोधपुर में बहुत ठंड है, तो चलो मैं भी थोड़ा स्वेटर वेटर पहन लेती हूँ। थोड़ा आप भी रेस्ट ले लीजिए, आप तो क्या रेस्ट ले सकते हैं, ब्रेक कर लोगे, वीडियो को पोज करके चले जाओगे। मुझे तो एक ही राउंड में कंप्लीट करना है। आई हैवंट एनी टेक्निकल टीम, मैं ही टेक्निकल टीम हूँ, मैं ही यहाँ की फैकल्टी हूँ, मैं ही सारी चीज़ें हूँ, तो मुझे ही करना होता है। चले यहाँ बार बार कोई वीडियो बंद नहीं होता, हमारे यहाँ कट पेस्ट आता ही नहीं है, जो चल रहा है उसको चलाते रहो चलाते रहो चलाते रहो। चलिए आगे चलते हैं। अमेंडमेंट में 107 से आ सकता है कि अमेंडमेंट के इनमें से कौन से इंग्रेडिएंट्स हैं, तो आप बता सकते हैं। 3 बातें आप सबको पता है, उकसाना, कॉन्स्पिरेंसी और आता आपको ऐड करना, इंस्टिगेट करना, कॉन्स्पिरेंसी करना और ऐड करना। जो 2 है वो कहता है यहाँ पे कॉन्स्पिरेंसी अपने आप में पनिशेबल नहीं है जब तक कि उससे रिलेटेड कोई एक्ट कमिट ना किया जाए। देन आता आपके पास 108 कहता है अबेटर, हु इज अबेटर, जो किसी को ऑफेंस करने के लिए अबेट करता है वो हमारा अबेटर है। फिर आता आपके पास एक्सप्लेनेशन नंबर 1 हंची, क्या कहता है दुष्प्रेरण अपराध की कोटि में आ सकेगा चाहे दुष्प्रेरक उस कार्य को करने के लिए स्वयं आबद्ध न हो, तो जो अबेटर होता है वो भी ऑफेंडर माना जाता है। एक्सप्लेनेशन नंबर 2 कहता है कि जरूरी नहीं है कि जिस चीज का आपने अबेटमेंट किया वो एक्ट कमिट किया जाए, अबेटमेंट भी अपने आप में सफिशिएंट है। 103 कहता है कि आपने एक ऐसे पर्सन का अबेटमेंट किया है जो कि इनकेपेबल है, तो भी आपने अबेटमेंट का ऑफेंस के माना जाएगा, चाहे जिसको आपने अबेट किया है वो ऑफेंस करने के लिए कॉम्पिटेंट ना हो। इसके सारे दृष्टांत देखने हैं। एक्सप्लेनेशन 3 के सारे दृष्टांत वेरी इंपॉर्टेंट है। एक्सप्लेनेशन 4 आपको पहले से पता है, अबेटमेंट का अबेटमेंट भी अबेटमेंट होता है। और 5 कहता है कॉन्स्पिरेंसी के द्वारा अबेटमेंट करना आप लायबल होंगे। 108 ही सीधा याद रखना है, भारत के बाहर के अबेटमेंट सिर्फ टाइटल बेस है। और कौन से अमेंडमेंट से जोड़ा गया है, तो लिखिए 108 जोड़ा गया है
1898 के अमेंडमेंट से। कब जोड़ा गया है? 1898 के अमेंडमेंट से जोड़ा गया है। देन आता आपके पास 109, हमें कुछ ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। अब आ जाइए आप सीधा जो है 111 111 पे, जिस बात का आपने अबेटमेंट किया, जिस बात का आपने अबेटमेंट किया, यदि उसके अदर देन उसके कॉन्सिक्वेंस में कोई एक्ट होता है तो उसके लिए अबेटर कब लाइबल होगा, कब नहीं। तो अगर कॉन्सिक्वेंस है तो अबेटर लाइबल होगा, कॉन्सिक्वेंस नहीं है तो अबेटर लाइबल नहीं होगा। तो 111 को आपको पढ़ना है। देन उसके बाद आपको सीधा 114 पढ़ना है, और 114 कहता है, हाँ बाकी स्किप करने, 114 कहता है कि यदि अबेटर वहाँ प्रेजेंट है, यदि अबेटर भी वहीं प्रेजेंट है तो फिर वो भी इक्वल लाइबल होगा। अबेटर वहाँ प्रेजेंट है तो वो भी इक्वल लाइबल होगा। ठीक है। देन आता आपके पास सेक्शन नंबर 115, 116। 116 के आपको इलस्ट्रेशंस देखने हैं। 116 कहते हैं, उसके इलस्ट्रेशन देखने हैं। फिर उसके बाद आप आ जाओ, बाकी सब स्किप कर दो, बाकी आपको नहीं पढ़ना है, छोड़ दो। फिर आता आपके पास चैप्टर नंबर 5 है क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी। सब क्या समझते हैं? यहाँ पे पहला सवाल बनता है 2 और मोर देन 2 पर्सन। उससे पहले आप देखिए क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी कौन से अमेंडमेंट से जोड़ा गया है? 1913, यानी चैप्टर नंबर 5A सवाल देता है 1930 से जोड़ा गया है। आजकल ये अमेंडमेंट्स पूछ लेते हैं कब जोड़ा, 19। एक अपना 108A है ना, वो भी लिख दो, मैं बताने वाली थी भूल गई। जो 108A है ना, ये कब जोड़ा गया? 1898 से, 1898 से जोड़ा गया, सेक्शन 108A। ठीक है, चलिए। हाँ जी बेटा, कॉन्स्पिरेसी जो है कब जोड़ी गई हैं आपके पास? तो 1913 में। 120A का पहला क्वेश्चन, मिनिमम 2 पर्सन, 2 या 2 से अधिक व्यक्ति क्या करते हैं? कोई इलीगल एक्ट करते हैं या कोई लीगल मीन से ऐसा कोई एक्ट करते हैं जो एक्ट इलीगल, सॉरी कोई ऐसा एक्ट करते हैं जो एक्ट तो इलीगल नहीं है बट इलीगल मीन से करते हैं, तो कहा जाता है कि आप क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी कर रहे हैं। अब यहाँ पे एक अच्छी बात क्या है कि 107 कहता है कॉन्स्पिरेसी तभी पनिशेबल है जब उसके कॉन्सिक्वेंस पर आप एक्ट करते हो, और यहाँ पे कहता है कि कॉन्स्पिरेसी जो आपने किए हैं वो अपने आप में पनिशेबल है, चाहे आप एक्ट करो चाहे नहीं। लेकिन हाँ, इन्होंने एक और बात कही है, उसके अदर जिस चीज़ के लिए तो कंसेंट हुए ना, बस वही पनिशेबल है। उसके अदर दिन अगर कुछ करते हो तो पनिशेबल तब तक नहीं होगी जब तक कि वो एक्ट आपका किया न जाए, जब तक कि वो एक्ट किया न जाए, वो एक्ट किया न जाए। ठीक है। फिर 120B, यहाँ पे एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं कि सेक्शन 120B का प्रोसीजर कहाँ दिया गया है? तो ऑब्लिक करके लिखो, CRPC के सेक्शन नंबर कहाँ पे दिया गए हैं? CRPC के सेक्शन नंबर 196 में। क्या कहा? 120B, 120B के सबसेक्शन 2 का प्रोसीजर कहाँ दिया गया है? तो आप कहेंगे सेक्शन 196 CRPC में। और किसके कंसेंट से किया जाएगा? DM और स्टेट गवर्नमेंट की कंसेंट से प्रोसीडिंग की जाएगी, ये ध्यान रखना है ना। तो क्योंकि से 2 क्लोज है तो पूछ लेते हैं कई बार। चैप्टर नंबर 6 की तरफ चलते हैं हम। चैप्टर नंबर 6 में हमारे पास बहुत सारा आपको नहीं पढ़ना है, यहाँ पे आपको बहुत स्किप करना पड़ेगा। चैप्टर नंबर 6 कहता है ऑफेंस अगेंस्ट स्टेट, सेक्शन नंबर 121 से 130। पहला ही प्री का क्वेश्चन जो है 120 से बनता है, भारत सरकार की युद्ध करना, क्योंकि यहाँ पे डेथ सेंटेंस भी आपको दिया जा सकता है। 121A कौन से अमेंडमेंट से जोड़ा गया? 121A कौन से अमेंडमेंट से जोड़ा गया? तो लिखो 1870 के अमेंडमेंट से जोड़ा गया। कब जोड़ा गया है? 1870 के अमेंडमेंट से जोड़ा गया है। फिर इसके अंदर आप आ जाओ सीधा 124। यस, टाइटल बेस्ड क्वेश्चन आता है कि प्रेसिडेंट और गवर्नर को उनको कार्य करने से रोकने की बात करता है। 124A जो है ये शेडिशन है। कब जोड़ा गया 124A? 124A जो है 1870 में जोड़ा गया है, 1870 में। और यहाँ पे जो शेडिशन वर्ड है वो 1898 में। तो आप कहेंगे 124A कब जोड़ा गया है बेटा? 1870 में जोड़ा गया है। और इसके अंदर जो शेडिशन वर्ड है वो जोड़ा गया आपके पास 1898 में। तो कई बार अमेंडमेंट भी पूछ लेते हैं। शेडिशन आप सबको पता है, भारत सरकार के युद्ध क्या राजनीतिक बातें फैलाना, चाहे वो लिख करके हो सकती है, चाहे वो बोल करके हो सकती है, चाहे वो किसी भी रूप में हो सकती है। ठीक है। फिर उसके बाद 126 मैत्रीपूर्ण संबंध रखने वाले भारत सरकार के साथ राज्य क्षेत्र में लूटपाट करना। मैत्रीपूर्ण, ये ना कई बार सेक्शन टाइटल बेस आता है। मैत्रीपूर्ण सेक्शन संबंध कहाँ पे दिया गया? 126 में। लिखो 126। फिर आता 130 आता है कैदी को हार्बरिंग करना। 130 हार्बरिंग, 130 इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि 130 को हम कहाँ पे पढ़ते हैं? 52A में।
52A के अंदर हमें 130 पढ़ने को मिलता है हार्बरिंग के बारे में। किसके बारे में कहता है? हार्बरिंग के बारे में कहता है। देन आता है आपके पास चैप्टर नंबर 7 जो है हमारे पास सेना, नौसेना, वायुसेना। यहाँ पे हमें सिर्फ 2 सेक्शन आपको देखना है। चैप्टर नंबर 7 आर्मी और नेवी के बारे में, सिर्फ 136 और 140, बस 2 सेक्शन देखना, बाकी की देखने की आवश्यकता नहीं है। 136 कहता है, वैसे 131 जो है ना विद्रोह के लिए, ये राजस्थान में पूछते हैं, छोड़ो आपको नहीं देखना है। जो हमारे पास 136 है वो बात करता है डिजर्शन के, हार्बरिंग के बारे में। और 140 कहता है कि आप सेना, नौसेना, वायुसेना के लिए उनकी पोशाकें पहनते हैं, उनके टोकन धारण करते हो तो आपको पनिशमेंट मिलेगी। तो यहाँ पे आपको 2 सेक्शन पढ़ने हैं। देन आता है चैप्टर नंबर 8। चैप्टर नंबर 8 कहता है मैं अनलॉफुल असेंबली की बात करता हूँ। किसकी बात करता है? अनलॉफुल असेंबली की बात करता है। अनलॉफुल असेंबली सेक्शन नंबर 141 से 160। यहाँ से खूब सारे क्वेश्चंस बनते हैं। 141 अपने आप में क्वेश्चन देता है अनलॉफुल असेंबली से आप क्या समझते हैं, इसकी डेफिनेशन आपको अच्छे से याद होनी चाहिए। 142 कहता है उसका मेंबर बनते हैं और 143 कहता है उसका पनिशमेंट मिलता है। 144 है ना टाइटल बेस्ड क्वेश्चन है कि डेडली वेपन के साथ अनलॉफुल असेंबली का है 144 में। 145 है ना, ये भी टाइटल बेस्ड क्वेश्चन है कि आपको बिखर जाने का आदेश है, डिस्पर्स होने का दिया, फिर भी आप जुड़े रहते हो। 145 है, सारे सेक्शन बेस्ड क्वेश्चन है। 146 कहता है राइटिंग करना, बलवा करना। बलवा के लिए आप क्या करते हो? आप हिंसा का यूज करते हो। बल और हिंसा 2 वर्ड अंडरलाइन कीजिए। आप बल और हिंसा का प्रयोग करते हो तो आप क्या करते हो? आप बलवा करते हो। और 147 में इसका पनिशमेंट मिलता है। लिखो जो आपका राइट है ये पब्लिक प्लेस में भी हो सकता है और ये प्राइवेट प्लेस में भी हो सकता है। कहाँ पे हो सकता है ये आपके? ये पब्लिक प्लेस में भी हो सकता है और ये आपके प्राइवेट प्लेस में भी हो सकता है। कितने मेंबर चाहिए होते? 5 और मोर देन 5। और इसकी पनिशमेंट कहाँ दी गई है? 147 में दी गई बलवा करने के लिए दंड की परिभाषा 2 वर्ष तक कारावास और जुर्माना है। 148 फिर से सवाल है डेडली वेपन के साथ बलवा कहाँ है? 148 में। 149 ये आपका वैसे मेन एग्जाम का क्वेश्चन है पर आपको पता होना चाहिए, कॉमन ऑब्जेक्ट की बात करता है 149। एक केस लिखिए, कई बार केस पूछ लेते हैं कि 34 और 149, 34 और 149 इन दोनों में डिफरेंसेस कौन से केस में दिया गया है। ये केस आप लिख लीजिए क्योंकि प्री के सवाल में पूछ लेते कई बार कि कहाँ दिया हुआ है। केस का नाम लिखेंगे नानकचंद वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। नानकचंद वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। ठीक है। और दूसरा लिखेंगे ओम प्रकाश वर्सेस यूपी। ओम प्रकाश वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। ये दोनों केसेस जो हैं आपके, इन दोनों में डिफरेंसेस दिए गए हैं। ये है 1955, ये है 1966। फिर एक क्वेश्चन है सेक्शन 34 जो है रूल ऑफ एविडेंस है, जबकि सेक्शन 149 है वो एक सब्सटेंशियल ऑफेंस है, सारवान अपराध है। लिख दो 34 रूल ऑफ एविडेंस माना जाता है, 34 रूल ऑफ एविडेंस माना जाता है, जबकि 149 जो है एक सारवान अपराध सब्सटेंशियल ऑफेंस माना जाता है। ये प्री में पूछ लेते हैं। फिर आपके पास 150, 151, 152, 153 नहीं पढ़ना है। 153A 1969 में जोड़ा गया। 153A 1969 में जोड़ा गया है। धर्म मूलवंश के बारे में जनरल रीडिंग करनी है। 153AA इसका भी टाइटल आपको याद करना है, आयुध जुलूस ले जाना। और इसका प्रोसीजर कहाँ पे दिया गया है? CRPC के सेक्शन नंबर 144A में दिया गया है। 153B की तरह राष्ट्रीय अखंडता पर प्रतिकूल प्रभाव डालना, लांछन लगाना 1972 के अमेंडमेंट से जोड़ा गया। लिखो 1972 के अमेंडमेंट से जोड़ा गया है। तीनों को टाइटल बेस देखना है, इसके अलावा कोई क्वेश्चन नहीं बनता है। यस 154 से प्री का क्वेश्चन बनता है वाइकेरियस लायबिलिटी कौन से सेक्शन को कहते हैं? वाइकेरियस लायबिलिटी कौन से सेक्शन को कहता है? तो ये बनता है आपके पास 154 को कहते हैं वाइकेरियस लायबिलिटी। और देन आता है आपके पास 155, 156, 157, 158 देखने की कोई जरूरत नहीं, आप छोड़ सकते हैं। 159 एफरे कहाँ है, दंगा कहाँ दिया गया, यहाँ पे पब्लिक प्लेस होना चाहिए, मिनिमम 2 पर्सन होने चाहिए। यहाँ से प्री का क्वेश्चन है 2 पर्सन होने चाहिए, पब्लिक प्लेस होना चाहिए और लोक शांति में विघ्न डालने में कहा जाता है। और 160 में इसका पनिशमेंट है 1 माह तक कारावास और 100 रुपये का जुर्माना दोनों से दंडित किया जा सकता है। चैप्टर 9 इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आपके बनते हैं। आजकल यहाँ से क्वेश्चन पूछने लगे, पहले नहीं पूछते हैं। ऑफेंस अगेंस्ट और बाय पब्लिक सर्वेंट, वैसे तो 161 से 165 रिपील है, ठीक है, लेकिन अपन को याद रखने के लिए अपन फिर ऐसे ही बोलते हैं 161 से 171, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे ना कि वो कहाँ चले गए।
169 कहता है पब्लिक सर्वेंट, इलस्ट्रेशन बेस्ड क्वेश्चन है, लिखो वेरी इंपॉर्टेंट, प्री में कई बार आ चुका है कि पब्लिक सर्वेंट किसी पर्सन को इंजरी कोज करने के लिए अगर कोई गलत तरीके से डॉक्यूमेंट बनाता है तो पनिशमेंट है। हाँ जी है, पनिशमेंट है। कहाँ पे दिया गया है? तो ये दिया हुआ है आपके पास 166 में, इलस्ट्रेशन पड़ेगा 166A। यदि पुलिस ऑफिसर जो है टाइम पे अपना काम नहीं करते हैं, अपना काम करने में डिसओबे करते हैं, एफआईआर वगैरह नहीं लिखते हैं, तो उनके अगेंस्ट हम प्रोसीडिंग कहाँ दी गई? 166A में। कब जोड़ा गया? 2013 के अमेंडमेंट से। कैसा पनिशमेंट है देखो, अंडरलाइन करो, रिग्रेस पनिशमेंट है, रिग्रेस, कठोर कारावास से जो 6 माह से कम का नहीं होगा, तो 2 वर्ष तक हो सकता है। 166B कहते हैं कि विक्टिम के लिए मेडिकल, विक्टिम के लिए, पीड़ित के लिए जो है उपचार की स्कीम बनी हुई है, और यदि वो उनका इलाज नहीं किया जाता है, यदि उनका इलाज नहीं किया जाता है तो यहाँ पे जो है मेडिकल ऑफिसर्स को भी पनिशमेंट दिया जा सकता है। 167 याद रखना है, कौन से सेक्शन में कहा गया है कि पब्लिक सर्वेंट अशुद्ध डॉक्यूमेंट बनाते हैं, यहाँ पे कहा गया है। 168 कहते हैं पब्लिक सर्वेंट जो है इलीगल बिजनेस नहीं कर सकता। 169 कहता है कि पब्लिक सर्वेंट जो है कभी भी कोई भी पब्लिक ऑक्शन में बोली नहीं लगा सकता, नहीं तो पनिशमेंट है। सारे सेक्शन बेस्ड क्वेश्चन है। और 170 कहता है पब्लिक, क्या बोलते हैं, पब्लिक सर्वेंट के द्वारा पर्सोनेशन करना। एक कांस्टेबल कहता मैं डीवाईएसपी कमिश्नर हूँ, ये आता है 170। और एक आम आदमी कहता मैं डीवाईएसपी ऑफिसर हूँ, तो कहाँ जाएगा? सेक्शन नंबर 415 में। ऑब्लिक करके लिख दो 415। यहाँ पे पर्सोनेशन करने वाला पहले से पब्लिक सर्वेंट है, जबकि 415 में जो कर रहा है, 415 में जो कर रहा है वो कौन है? वहाँ पे आम आदमी है। और देन 171 कहता है अब पुलिस ऑफिसर के टोकन धारण करना, क्या कहता है, कपटपूर्ण आशय से लोक सेवा के उपयोग की पोशाक पहनना, टोकन धारण करना अपराध है। लेकिन जो आप फैंसी ड्रेस कॉम्पिटिशन पहनते हैं ना, वो पहन सकते हो, वो अपराध नहीं है, वो आपका ऑफेंस नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे चैप्टर 1 से 9 होता है। 1 मिनट का मैं ब्रेक लेती हूँ और मैं पानी वानी ले आती हूँ मेरे लिए, क्योंकि अभी तो बहुत सारा है आपका, है ना। तो पानी लेके थोड़ा बैठ जाती हूँ, थोड़ा रेस्ट, फिर उसके बाद आपको कंटिन्यू कराते हैं, क्योंकि पूरा आईपीसी आपके एक साथ ही रिवीजन हो जाएगा। चलिए अब थोड़ा सा मैं बैठ के पढ़ा देती हूँ, क्योंकि मैंने कहा ना कि यहाँ पे मेरे पास मैं ही टेक्निकल टीम हूँ, तो मुझे ही करे, जैसे कटिंग विटिंग करना नहीं आता, इसलिए कंटिन्यू पढ़ाना पड़ता है। बीच में से गायब करना वो सब नहीं आता मुझे, बस पढ़ाते रहो पढ़ाते रहो पढ़ाते रहो पढ़ाते रहो। जीएस चैप्टर नंबर 9A आपकी बात करता है। चैप्टर नंबर 9A जो है 1920 के अमेंडमेंट से जुड़ा गया है, लेकिन 1920 के अमेंडमेंट से जुड़ा गया है। पहले यहाँ से क्वेश्चंस नहीं आते थे, लेकिन अब जैसे जैसे जुडिशरी के एग्जाम बढ़ते जा रहे हैं, क्वेश्चन कहीं से भी आ सकते हैं। तो यहाँ पे आपको जो है पहला क्वेश्चन आपको पढ़ना है कि रिश्वत कहाँ दी गई है, ब्राइबरी कहाँ पे दी गई है? 171 के बी में दी गई है। ठीक है, मतलब सारे नहीं पढ़ेंगे, कुछ कुछ पढ़ लें, जैसे 170B पढ़ लेना। उसके बाद आता है आपके पास 170C अंडर इन्फ्लुएंस की बात करता है, और 171D जो है आपकी पर्सोनेशन की बात करती है। पर्सोनेशन बहुत सी जगह पे है, अभी भी हम पर्सोनेशन पढ़ के आए सेक्शन 170 में, है ना, तो इसके साथ ऑब्लिक करके लिख दो 170। देन आता है आपके पास बस ये 3 आपको पढ़ने हैं, उसके बाद आप पढ़ो तो ठीक, नहीं तो आप इग्नोर कर सकते हैं। नाउ चैप्टर नंबर 10, चैप्टर नंबर 10 कहता है किसकी बात करता है? पब्लिक सर्वेंट द्वारा डिसओबे करना। 172 से 188 वैसे तो अलग पार्ट है, और 189 और 190 अलग है, पर एक चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से प्री के क्वेश्चन सब बनने लगे हैं। मेन के भी आते हैं, प्री के भी बनते हैं। 172 समन की सर्विस से होना, तो 172, 173, 174 छोड़ दीजिए। 174 जो है छोड़ दीजिए, आप आ जाइए सीधा, आप आ जाइए 176 में आ जाइए, 176 नहीं, आप आ जाओ सीधा 177 पे। 177 को लिखो, वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपको पढ़ना है। फर्निश फॉल्स इन्फॉर्मेशन, यहाँ पे जो ये देखो जो इलस्ट्रेशन है ना, ये इलस्ट्रेशन पूछे जाते हैं कि एक हत्या की गई, उसने कहा सांप ने काटा, डकैत कहाँ गए, उसने रास्ता दूसरा बता दिया, है ना। तो 177 को लिखो, वेरी इंपॉर्टेंट, ये आता रहता है। और 177 के एक्सप्लेनेशन में देखो ऑफेंस की डेफिनेशन भी दे रखी है। ठीक है, उसके बाद आप आ जाइए सीधा 182 के अंदर। 182 क्या कहते हैं? फॉल्स इन्फॉर्मेशन विद इंटेंट टू कोज पब्लिक सर्वेंट टू यूज हिज लॉफुल पावर टू द इंजरी ऑन अनदर पर्सन। पब्लिक सर्वेंट को आप लोग क्या बोलते हैं? झूठी इन्फॉर्मेशन देते हो, जैसे किसी और पर्सन को जो है आप इंजरी कोज करवा सकते हैं। उसके बाद आपको पढ़ना है 186, 187, 188 तीनों ही वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, टाइटल बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। 188 पब्लिक सर्वेंट को उसके काम में बाधा डालना। 187 कहता है आपकी ड्यूटी है पब्लिक की हेल्प करना, फिर भी आप नहीं करते हैं। और 188 कहता है कि आप पब्लिक सर्वेंट के ऑर्डर का डिसओबे करते हैं। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है 186, 187, 188 तीनों ही आपको पढ़ने होते हैं।
देन आता है चैप्टर नंबर 11, ये तो आप सबका फेवरेट है, मिथ्या साक्ष्य देना, मिथ्या साक्ष्य गढ़ना, मिथ्या साक्ष्य के लिए दंड। 191 आप लीगली बाउंड है डिक्लेरेशन करने के लिए, उसके बाद भी झूठी डिक्लेरेशन करते हैं, ठीक है, तो इसलिए आपको पनिशमेंट मिलेगी। इसके दृष्टांत देखो, इलस्ट्रेशन नंबर ई देखो, इलस्ट्रेशन ई कहता है कि जो ट्रांसलेटर होता है और वो गलत ट्रांसलेशन करता है तो उसकी सजा भी यहीं दी गई है। ऑब्लिक करके लिखो, दृष्टांत ई के साथ ऑब्लिक करके लिखो, सीआरपीसी 282, यानी सीआरपीसी का जो सेक्शन 282 है ना, उसके लिए पनिशमेंट का प्रावधान यहाँ पे दिया हुआ है। 192 कहते हैं मिथ्या साक्ष्य गढ़ना, 3 वर्ड याद रखने हैं। पहला आता है आपको वैसे सर्कमस्टेंसेस बनाना, दूसरा आता है एंट्री करना, और तीसरा आता है ऐसे इलेक्ट्रॉनिक चीजें आपके अंतर्विशिष्ट करना, मतलब मिथ्या प्रविष्टि करना, परिस्थितियां और स्टेटमेंट, मिथ्या स्टेटमेंट देना या रचना कर लो, है ना। तो 3 वर्ड याद रखना है, सर्कमस्टेंसेस, एंट्री और वो क्या बोलते हैं स्टेटमेंट, फॉल्स स्टेटमेंट। इसको रचना को इंग्लिश में क्या बोलेंगे बेटा आपके, हिंदी में 3 वर्ड है, परिस्थितियां, कथन और अभिलेख रचना। मिथ्या कथन, अभिलेख, इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख रचना है तो किसमें, जुडिशियल प्रोसीडिंग। अब यहाँ पे एक और अच्छी बात है, जुडिशियल प्रोसीडिंग हो सकती है, आर्बिट्रेशन की प्रोसीडिंग पे भी अप्लाई होता है। तो देखो 192 भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये भी आपके इलस्ट्रेशन पे आता है, तो सारे इलस्ट्रेशन पढ़ने। और 193 तो सबसे वेरी इंपॉर्टेंट है, कौन कौन सी हैं जो जुडिशियल प्रोसीडिंग मानी जाती है, कौन कौन सी नहीं मानी जाती है, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ये पढ़ना होता है। फिर आपके पास 195A जो है वो यहाँ पर भी आता है, 195A जो है आपके सीआरपीसी में आता है। यहाँ 195A पनिशमेंट की बात करता है और वहाँ 195A जो है प्रोसेसर की बात करता है, किसी पर्सन को मिथ्या साक्ष्य देने के लिए धमकाना या उसे उत्प्रेरित करना। इसके अलावा अब आपको कौन कौन से सेक्शंस देखने वो मैं बता देती हूँ कि पूरा इसमें नहीं पढ़ना होता है, ठीक है। इसके बाद आ जाओ सीधा 201 के पास, और 201 कहता है कंसीलमेंट, वेरी इंपॉर्टेंट है। 201 कहता है ऑफेंस, क्या कहता है, अपराध के साक्ष्यों का विलोपन करना। फेमस केस है पलविंदर कौर वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, उसने अपने पति की बॉडी को छुपाया था। फिर आता 202, ये भी आपके प्री के लिए है, इतला देने के लिए आबद्ध व्यक्ति द्वारा अपराध की इतला देने का साक्ष्य लोप करना। इंटेंशनल ओमिशन टू गिव इन्फॉर्मेशन ऑफ ऑफेंस बाय पर्सन्स बाउंड टू इन्फॉर्म। फिर 204 प्री का क्वेश्चन है आपका आया हुआ है, साक्ष्य के रूप में किसी दस्तावेज इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख को पेश किया जाना, निवारित करने के लिए नष्ट करना। सीधा पूछते हैं कौन सा सेक्शन है। 205 ये भी प्री का क्वेश्चन है, ये भी टाइटल बेस आ चुका है, वाद या प्रोसिक्यूशन में किसी कार्य या कार्रवाई के पर्पस के लिए मिथ्या प्रतिरूपण करना। फिर से आ गया पर्सोनेशन, फॉल्स पर्सोनेशन फॉर पर्पस ऑफ एक्ट और प्रोसीडिंग इन सूट फॉर और प्रोसिक्यूशन, एक बार रीडिंग इसको जरूर करना है आपको। फिर आ जाओ सीधा 208 पे, फिर से प्री का क्वेश्चन है, फ्रॉडुलेंटली सफरिंग डिक्री फॉर सम नॉट ड्यू, ऐसी राशि के लिए जो शोध्य न हो, कपटपूर्वक डिक्री होने का सहन करना, यानी जहां पे आप झूठी डिक्री होना सहन करते हैं। कौन सा सेक्शन है, 208 लिखो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर प्री एग्जाम। 209 बेईमानी से न्यायालय में मिथ्या दावा करना, टाइटल बेस्ड क्वेश्चन है, डिसऑनेस्टी मेकिंग फॉल्स क्लेम इन कोर्ट। और 211 शर्तिकायत करने के आशय से मिथ्या आरोप लगाना, फॉल्स चार्ज ऑफ ऑफेंस मेड विथ इंटेंट टू इंजरी। देखिए 182 में हम पब्लिक सर्वेंट को झूठी बात कहते हैं और यहाँ पर 211 में हम जज को आपके खिलाफ झूठी बात कहते हैं, दोनों ही वेरी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद 212 हार्बरिंग की बात करता है और 216 भी हार्बरिंग की बात करता है और 216A वो भी हार्बरिंग की बात करता है, तीनों हार्बरिंग के सेक्शंस हैं, ठीक है। उसके बाद आप सीधा आगे आ जाओ सीधा आगे, छोड़ दो, कुछ चीजें स्किप भी करनी है, छोड़ते जाओ। 225B है ना, यहाँ पे एक का क्वेश्चन बना हुआ है 225B, अन्यथा अनुबंधित दशा में विधिपूर्वक पकड़ने में प्रतिरोध या बाधा, निकल भागना या छुड़ाना, रेसिस्टेंस और ऑब्स्ट्रक्शन टू लॉफुल एप्रीहेंशन और एस्केप और रेस्क्यूज इन केस नॉट अदरवाइज प्रोवाइडेड फॉर, ठीक है। यहाँ से आपके पास डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, प्री का आया हुआ है किसी एग्जाम में। फिर 227 से लगा के 229A तक, ये तो आपको सारा ही पढ़ना, कुछ भी इसमें नहीं छोड़ना है। 227 कहता है दंड के पर्याय की शर्तों का अतिक्रमण, क्या कहा, वॉयलेशन ऑफ कंडीशन ऑफ रेमिशन ऑफ पनिशमेंट। सीआरपीसी के चैप्टर नंबर, जब आपको 33 के अंदर हम रेमिशन करते विद कंडीशन और आप कंडीशन को ब्रीच करोगे तो आपको सजा मिलेगी, ये बात कौन कहता है, आईपीसी का सेक्शन 227 कहता है। 228 कहता है, जो वेरी इंपॉर्टेंट है, जुडिशियल प्रोसीडिंग में आप कंटेम्प्ट करोगे तो आईपीसी के सेक्शन 228 में पनिशमेंट मिलेगी। इंटेंशनल इंसल्ट और इंटरप्शन टू पब्लिक सर्वेंट सिटिंग इन जुडिशियल प्रोसीडिंग्स। और 228A कहता है कि आप रेप की विक्टिम या महिलाओं से संदिग्ध किसी ऑफिसर महिलाओं की
आप क्या बोलते हैं आइडेंटिटी डिस्क्लोज नहीं करेंगे, उनकी परमिशन के बिना, उनके कंसेंट के बिना करते तो पनिशेबल होगा। और 229 कहता है जूरी असेसर का प्रतिरूपण करना, फिर से पर्सोनेशन आ गया जो 170 में भी पढ़ा था अपन ने। क्या कहता है पर्सोनेशन ऑफ ए जूरी और असेसर सजा मिलेगी। और 229 इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, बेल और बॉन्ड की कंडीशन को ब्रीच करने पर। फेलियर बाय पर्सन रिलीज्ड ऑन बेल और बॉन्ड अपीयर इन अ कोर्ट, जमानत या बंद पत्र को छोड़े गए व्यक्ति द्वारा न्यायालय में हाजिर होने के लिए असफल होना, तो उसके लिए भी आपको सजा मिलेगी। ये सारे के सारे सेक्शन में से एक रीडिंग करना 100% क्वेश्चन आता है। चैप्टर नंबर 12 कहता है कि 12वें में मेरा सिक्का चलता था, इस 12 की बात करता सिक्कों की। इसमें उसके लिए सवाल पूछने लगा है कि कौन प्रोसीडिंग करेगा, सेशन कोर्ट कब ट्रायल करेगा और कब जो है फर्स्ट क्लास करेगा, यानी ये चैप्टर भी अब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट होने लगा है। 230 डेफिनेशन बताता है, कोई ज़्यादा काम का नहीं है। आपको यहाँ पे पढ़ना है 231 सिक्के का कोटकरण करेंगे तो आपको पनिशमेंट है 7 साल। कौन सा हियरिंग करेगा, फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट। 232 इंडियन कोइन का अगर करते हो तो कौन करेगा, सेशन कोर्ट। 234 इंडियन आप कोइन का अगर उपकरण बनाना है बेचते तो सेशन कोर्ट। यहाँ से इसका क्वेश्चन आता है 232 और 234 से, और सवाल ये पूछते हैं कि कौन सा कोर्ट ट्रायल करेगा, तो सेशन कोर्ट ट्रायल करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको 2 ही सेक्शन पढ़ने और नहीं आए तो तुक्का मार देना सेशन कोर्ट। इंडियन वर्ड आता तो सेशन कोर्ट हो जाता अपना, है ना। 240 तक अपना सेशन कोर्ट ही है, बाकी छोड़ दो, बस ये 2 चीजें पढ़नी है, बाकी छोड़ दो। सीधा जाओ 255 गवर्नमेंट स्टैम्प का कोटकरण करना। 255 काउंटर फिटिंग गवर्नमेंट स्टैम्प, सरकारी स्टैम्प का कोटकरण करोगे तो आपको सजा कितनी हो सकेगी, आजीवन कारावास या दोनों में से किसी भांति का, जिसके अवधि 10 ईयर्स तक हो सकेगी, जुर्माने से दंडित किया जाएगा। सेशन ट्रायल करेगी इसका भी। फिर आ जाओ सीधा 263 ए, बाकी सब स्किप कर दे, हाँ जी कर दो, सीधा 263 ए पे आ जाओ। प्रोहिबिशन ऑफ फिक्टिशियस स्टैम्प, बनावटी स्टैम्पों का प्रतिषेध करना। 265 कहता है प्रतिषेध करना। ठीक है, फिर आता है आपके पास 13 चैप्टर जो है ना, यहाँ पे आजकल टाइटल बेस्ड क्वेश्चन पूछते हैं। आरजेएस प्री 2022 का क्वेश्चन था। 264 कहता फ्रॉडुलेंटली यूज ऑफ फॉल्स इंस्ट्रूमेंट फॉर वेजिंग, क्या कहता है तोलने के लिए खोटे उपकरणों का कपटपूर्ण उपयोग करना। फिर आता है फ्रॉडुलेंटली यूज ऑफ फॉल्स वेट और मेजर्स, तो देखो ऊपर वाले में याद रखना फ्रॉडुलेंटली यूज इंस्ट्रूमेंट्स, दूसरे में याद कर लो वेट और मेजर्स। ठीक है, तो पहले में इंस्ट्रूमेंट, दूसरे में वेट और मेजर्स, तीसरे मतलब बीइंग इन प्रोसेसर, बीइंग इन प्रोसेस याद रखना, और चौथे मेकिंग। तो 260 में बीइंग और चौथे में मेकिंग। इसको ऐसे की पॉइंट से याद कर लो, क्योंकि आरजेएस में आया हुआ है तो कहीं भी आ सकता है, तो सिर्फ की पॉइंट याद करने का एक तरीका होना चाहिए। ठीक है, 264 में हिंदी वाले तोलने के लिए खोटे उपकरण लाना, 260 में खोटे बाट या माप लाना, 266 में कब्जे में रखना, और 267 कहता है बेचना और बनाना। फिर आता है चैप्टर नंबर 14 कहता है पब्लिक न्यूसेंस। 268 पब्लिक न्यूसेंस का मतलब पब्लिक को हार्म होना चाहिए, क्योंकि आईपीसी में पब्लिक न्यूसेंस में पब्लिक को हार्म होता है, जबकि सीपीसी के अंदर टॉर्ट के अंदर पब्लिक न्यूसेंस प्राइवेट न्यूसेंस दोनों हो सकता है। लेकिन आईपीसी में पब्लिक न्यूसेंस और सीआरपीसी सेक्शन 133 में भी पब्लिक न्यूसेंस की बात करता है। तो 268 पब्लिक न्यूसेंस की बात करता है। फिर उसके बाद आ जाता है आपके पास 269 उससे 271 कोरोना वाला है, कोरोना फैलाने के लिए, इसलिए प्री के क्वेश्चन बन सकते हैं। तो 269, 270 और 271 इन तीनों के टाइटल याद करने, बस सिर्फ टाइटल याद रखना कि क्या कहता है। 272 के तक खाद्य पदार्थ मिलाना। देखो अब कोई भी मिलावट करते हैं तो नॉर्मली मिलावट बहुत सारी चीजें होती है, दूध में पानी मिलाते हैं ना, लेकिन वो मिलावट ऐसी होनी चाहिए जो ह्यूमन बॉडी को हार्मफुल हो तो पनिशेबल है। तो सिर्फ 272 पढ़ना है, बस 272 पढ़ लो। अब आ जाओ सीधा 277 वाटर को पोल्यूट करना, 278 वायुमंडल को पोल्यूट करना, और 279 पब्लिक प्लेस पर, देखिए ध्यान से सुनना, 279 पब्लिक प्लेस पर नेग्लिजेंसी से गाड़ी चलाना, क्योंकि नेग्लिजेंसी 2 है, एक 279 है, एक 304A भी है। तो 279 के अंदर पब्लिक न्यूसेंस का क्या मतलब होता है, पब्लिक नेग्लिजेंसी का क्या मतलब है, यहाँ पे नेग्लिजेंसी का पब्लिक प्लेस होना जरूरी है। क्या होना जरूरी है, पब्लिक प्लेस होना जरूरी है। जबकि 304A के अंदर पब्लिक प्लेस प्राइवेट प्लेस कुछ भी हो सकता है, उससे फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो 279 को लिखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद अब सीधा आ जाइए 290 में, सीधा आ जाइए 290 के अंदर, बाकी सब स्किप करें, हाँ जी स्किप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, पब्लिक न्यूसेंस के लिए पनिशमेंट है। 291 में आ जाइए, डायरेक्ट टाइटल पे क्वेश्चन है, और 291 क्या कहता है, 291 कहता है कि
आपको यहाँ पे स्टे भी मिलता है। आईपीसी में स्टे कहाँ है 291 में, कि जब कभी भी हमने आपको न्यूसेंस को बंद करने के लिए कोई स्टे दे रखा है फिर भी आप उसका डिसओबे करते हैं, फिर भी आप उस स्टे का डिसओबे करते हैं तो हम क्या करेंगे, तो उस केस में आपको पनिशमेंट दिया जा सकता है। और 292 कहता है असली चीज़ों के बारे में, एक सेक्शन में क्वेश्चन था, इसको बोलते हैं रूल ऑफ हिकलिंस। क्या बोलते हैं बेटा इसको, रूल ऑफ हिकलिंस। 1 मिनट है ना, इसमें केस का नाम भी है, हाँ जी, तो लिख दीजिए रूल ऑफ हिकलिंस। आर वर्सेस हिकलिंग, केस का नाम है आर वर्सेस हिकलिंग 1868। कौन है, जस्टिस कॉकबर्न, जस्टिस कॉकबर्न। फिर 293 याद रखना, इसमें 20 ईयर्स की बात की गई, तरुण व्यक्ति के बारे में, सेल एटसेट्रा ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन ऑब्जेक्ट्स टू यंग पर्सन्स, तरुण व्यक्ति को अश्लील वस्तुओं का विक्रय आदि के लिए बात करता है, कितने साल है, 20 साल से कम की बात करता है। और देन 294 कहता है ओए ओए गाने गाना अश्लील गाने गाने या कार्य करने के लिए जो सजा है वो 3 महीने तक की है। और 294A आप लॉटरी के कायले नहीं लगा सकते हैं और ना ही इलीगल लॉटरी आप बेच सकते हैं, ठीक है। और चैप्टर से 15 में डायरेक्ट टाइटल बेस्ड क्वेश्चन आता है 295A से और 297 से। तो वैसे इसको सारे टाइटल याद करने क्योंकि वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको अंदर की रीडिंग करने की जरूरत नहीं, पर 295, 295A, 296 की तो सिर्फ टाइटल याद करें, 297 को पूरा पढ़े आप, और 298 जो पढ़े ना पढ़े कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो यहाँ से हमें बात करते हैं चैप्टर 1 से लगा के 15 तक का एक रैपिड रिविजन था आपका, किसकी बात करते हैं, यूपी की जुडिशरी के लिए। आज मैं थोड़ा थक गई हूँ, तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मैं आपको पढ़ाती हूँ चैप्टर नंबर 16 से 23 तक। ऐसा कर लेते हैं ना, या फिर एक काम करते भी कर लेते हैं, मैं लेके आती हूँ पानी, कर लेते फिर बाद में, तो बाद में रह जाता है। दीजिए मुझे 1 मिनट, मैं पानी लेके आ जाती हूँ। चलिए आइए चैप्टर नंबर हम चलते हैं 16 की तरफ। चैप्टर नंबर 16 जो है ऑफेंस अगेंस्ट ह्यूमन बॉडी है 299 से 377 तक। बहुत इंटरेस्टिंग है, थोड़ी थोड़ी चीज़ों को लेकर गड़बड़ होती है, नजर हटी तो दुर्घटना घटी, बाकी तो बहुत इजी रहता है। 299 कहता है कल्पेबल होमिसाइड की डेफिनेशन, जहाँ पे है ना एनी एक्ट है जो आपकी क्या करता है, किसी की डेथ कोज करने के लिए या बॉडीली इंजरी करने जैसे डेथ हो जाए या नॉलेज के साथ कि आपने उसकी डेथ की है। पहला है लकड़ी और घास वाला, दूसरा आता है झाड़ी के पीछे को छुपा हुआ है, और तीसरा आता है मुर्गे को मार डालने के लिए। एक्सप्लेनेशन 1 कहता है कि बीमार है, डेथ कोज की, मर्डर है। 2 कहता है कि अपनी इंजरी की है, वो मर गया, ये भी मर्डर है, ठीक है। और 3rd कहता है 3 चीजें, बच्चे को पेट के अंदर मार देते इज अ मिसकैरेज, बच्चे को दुनिया में बाहर आने के बाद आप मारते हैं, बच्चे को दुनिया में बाहर आने के बाद मतलब एक आध हिस्सा बाहर आने के बाद मारते हैं तो कल्पेबल होमिसाइड, और बच्चे को पूरा बाहर आने के बाद यदि आप मारते हैं तो दैट इज अ कॉल, ये तो मर्डर है। 300 मर्डर के लिए 4 बातें बता, द एक्ट करके आप पहले में आपको है डेथ कोज करना, सेकंड में है बॉडीली इंजरी, तीसरे में आ जाता है बॉडीली इंजरी कोर्स ऑफ नेचर, और चौथा आता है विथ नॉलेज के साथ करते हैं तो मरेगा ही मरेगा। इसके 4 दृष्टांत हैं जो आप लोगों को बहुत पता है, इसमें टाइम वेस्ट नहीं करेंगे क्योंकि 2 सेक्शन तो वैसे ही पढ़ेंगे, जो बाकी के जो आपको स्किप करना उसकी बात करेंगे, ठीक है। एक्सेप्शन 1 सडन एंड ग्रेव प्रोवोकेशन, उसका एक्सेप्शन भी है। फिर इसके 4 दृष्टांत आपको पढ़ना है। इलिस्ट्रेशन लास्ट जो है ना F वो लिखो, वेरी इंपॉर्टेंट, इसको आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। एक्सेप्शन 2 जो है प्राइवेट डिफेंस के अंदर है, जो कि सेक्शन 101 के अंदर किसी की डेथ कोज करते हैं उसकी बात करता है। और एक्सेप्शन 3 जो है वो करता है पब्लिक सर्वेंट अपनी ड्यूटी से बाहर जाके काम करता है अपनी, जैसे कि सेक्शन 46 सबसेक्शन 3, सेक्शन 46 सबसेक्शन 3 CRPC की बात करता है, जो एनकाउंटर कर देता है बिना मतलब के। और एक्सेप्शन 4 कहता है अचानक झगड़ा हो जाना, सडन फाइट की बात करता है। और एक्सेप्शन 5 कहता है 18 ईयर से ऊपर की अगर कोई कंसेंट देता है उसकी डेथ कोज कर देते तो ये कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर है। तो ये आप सबको पहले से पता है, इनके ऊपर ज़्यादा हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, और भी अदर वीडियोज़ बने हुए हैं जो आप मेरे देख सकते हैं। तो यहाँ पे आता 301 कहता है, इसको बोलते हैं 301 को बोलते हैं बेटा क्या बोलते हैं, मेलिस ट्रांसफर की बात करता है। किसकी बात करता है, मेलिस ट्रांसफर ऑफ मेलिस, अंतरित विद्वेष के अंतरण का सिद्धांत, जिसको मारने के उसके अदर दिन कोई और व्यक्ति मर जाता है,
ठीक है। फिर 302 कहता है पनिशमेंट मर्डर के लिए, आप सबको पता है। 303 जो है इसको मिट्ठू वर्सेस टीटू पंजाब के अंदर क्या है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया गया है। 304 कहता है कि कल्पेबल होमिसाइड के लिए पनिशमेंट, पैरा नंबर 1 है वो बात करता है आपके इंटेंशन के बात करता है, और पैरा 2 है वो सिर्फ नॉलेज की बात करता है। ठीक है, तो पैरा 1 इंटेंशन और पैरा 1 जो है वो नॉलेज की बात करता है। तो ये पैरा 1 और पैरा 2 का क्वेश्चन बन जाता है हमारा सीआरपीसी सेक्शन 167 में, कि सीआरपीसी सेक्शन 167 कहता है कि पैरा 1 में कितने दिन में इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं होने पर डिफॉल्ट बिल मिल जाएगा, 91 डेज पे, और पैरा 2 में कितने दिन तक इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं करने पर आपको मिल जाएगी डिफॉल्ट बिल, 61 डेज पे, है ना। फिर 304 एक कहता है कि उपेक्षा द्वारा मृत्यु खारिज करना, लिखो ये धारा 1870 में जोड़ी गई है। कब जोड़ी गई है, 1870 में जोड़ी गई है। ठीक है, देर आता है आपके पास 304B जो है डाबरी डेथ, ये कब जोड़ी गई है, 304B ये भी पूछ लेते हैं, ये जोड़ी गई है आपके 1986 में। यहाँ से प्री का क्वेश्चन आता है 304B में कैसी प्रिजम्पशन की गई है, शेल प्रिजम्पशन की गई, कहाँ लिखी है, सेक्शन नंबर 113B में, सेक्शन नंबर 113B में। 305 कहता है बच्चे को बच्चे को सुसाइड करने के लिए अबेटमेंट करना। 306 कहता है अदर देन बच्चों को क्या बोलते हैं, अबेटमेंट करना। दोनों सेक्शन पे क्वेश्चन आ जाते हैं और दोनों में डेथ होना जरूरी है। 307 कहता है अटेम्प्ट टू मर्डर, लिखो वेरी इंपॉर्टेंट, इसके सारे दृष्टांत पढ़ना। 308 कहता है अटेम्प्ट टू कल्पेबल होमिसाइड, इसको भी आपको एक रीडिंग करनी है। 309 अभी हटा नहीं, हटने के चांसेस कह रहे हैं, क्या कहता है, अबेटमेंट ऑफ आपकी बात करता है सुसाइड की, जो आपको आता है। और 310 ठग की परिभाषा क्या दी गई, 310 एग्जाम में पूछते हैं। और 311 कहते हैं उसके लिए पनिशमेंट है। ठीक है, अभी मुझे रेस्ट करना ही पड़ेगा, चलो कोई नहीं, नेक्स्ट जो है वीडियो उसमें मैं आपको इसको कंटिन्यू करूंगी, आईपीसी में आपका कंप्लीट करवाऊंगी। ठीक है, ठीक वैसे ही एक छोटा सा रैपिड रिवीजन, मैंने कभी आप लोगों के एग्जाम्स आ रहे हैं तो इसलिए मैं करवा देती हूँ। तो ये छत्तीसगढ़ और ये यूपी दोनों के लिए पैरेलल चलेगा, और मेजर एक दोनों के सेम होंगे, माइनर दोनों के अलग अलग करवाऊंगी मैं। साथ ही साथ सूर्यनगरी यूनिक लॉ क्लासेस है ना, ये फाउंडेशन बैच चलाती है। ये आप जोधपुर आके भी पढ़ सकते हैं, आप ऑनलाइन जूम पे लाइव क्लास चलती है, बिल्कुल है ना, क्लासरूम जैसा क्लासरूम चलता है। तो आप जो है जोधपुर आके भी पढ़ सकते हैं और आप घर बैठ के भी हमसे पढ़ सकते हैं। इसकी फ़ीस कितनी है, क्या है, सारे स्टेट, पूरा इंडिया की सारे स्टेट करते हैं तो उसकी फ़ीस कितनी है, सिंगल स्टेट करते हैं तो उसकी फ़ीस कितनी है, सारे हिंदी के जितने स्टेट है वो एक साथ करना चाहते हैं तो उसकी फ़ीस कितनी है, इंग्लिश वाले सारे दिल्ली हरियाणा पंजाब वो सब करना, उसकी फ़ीस के, उन सब की जानकारी के लिए आप मुझे इस नंबर पर कॉल मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सअप मैसेज पर भी आप मुझे लिख सकते हैं, मैं आपको डिटेल दे सकती हूँ। ठीक है, तो बस यूपी वाले और छत्तीसगढ़ वाले लगे रहिए, फटाफट अपना रिविजन करते रहिए। आज के लिए